हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग ड्रामा शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड रैन को देखते हैं और उसने अपने हस्बैंड को चीटिंग करते हुए पकड़ लिया था और उसका हस्बैंड जिसके साथ चीटिंग कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि रैन की बेस्ट फ्रेंड होती है। यहाँ पर रैन उन दोनों को देख के दुखी और गुस्सा दोनों हो जाती है। यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे सुनाने लगती है और बोलने लगती है कि तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वेट है, तुम कितनी मोटी हो और कितनी अगली भी, तो ऐसे इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा। और यहाँ पर उसका हस्बैंड भी उससे उल्टा सीधा बोलने लगता है, यहाँ तक कि वो उससे डिवोर्स की बात भी कहने लगता है। रैन को डिवोर्स की बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है और उसे डर लगने लगता है, तो फिर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के पैरों में आ जाती है और उससे बोलने लगती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना। फिर वो उसे नीचा दिखाने लगती है। इसके बाद में जब वो लोग रिसेप्शन एरिया में होते हैं तो फिर रैन अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोलती है कि तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम्हारे पीछे बहुत सारे लड़के पड़े होंगे लेकिन मेरे पास बस मेरा हस्बैंड ही है, तो प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो और मेरी लाइफ मत बिगाड़ो। लेकिन यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड तो उसके ऊपर ही गुस्सा होने लगती है और अनाप शनाप बातें करने लगती है और यहाँ पर सभी लोगों को लगने लगता है कि रैन ने अपने हस्बैंड पर चीट किया है। फिर वहाँ पर रैन का हस्बैंड आता है और उसे डिवोर्स की बात करने लगता है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर रैन जब अपने घर पर पहुँचती है तो उसकी मदर इन लॉ वहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर रैन का बेटा भी होता है, तो उसकी मदर इन लॉ उसे खाना बनाने के लिए बोलती है अपने बेटे के लिए। यहाँ पर रैन बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गई होती है उन सारी चीज़ों को देखकर, तो फिर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दूँगी। यहाँ पे उसका बेटा उसे चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगता है कि मुझे आप ही के हाथ का खाना चाहिए और यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ तो उस पर भड़क सी जाती है और उसे बोलने लगती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मेरे ग्रैंडसन को तुम्हारा हाथ का पका हुआ खाना चाहिए, तुम इतनी आलसी क्यों हो, तुम अपने बेटे के लिए खाना भी नहीं बना सकती। और वो उसे ताने मारने लगती है। इसके बाद में रैन उसे ऊपर जाने के लिए बोलती है और रैन अपनी मदर इन लॉ को बता रही होती है कि आपके बेटे ने मुझ पर चीट किया है। यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ बोलने लगती है कि तुम किसी की भी बातों को भरोसा मत करो। तो फिर रैन उससे बोलने लगती है कि मैंने ये बात सुनी नहीं बल्कि अपनी आंखों से देखी है। तो फिर उसकी मदर इन लॉ तो उसके ऊपर ही वापस से चढ़ जाती है और बोलने लगती है कि ऐसा क्यों ना हो, तुम इतनी मोटी हो और इतनी अगली दिखती हो तो फिर तुम पर तो कोई भी चीट कर सकता है। यहाँ पर रैन को गुस्सा आने लगता है और वो उसे बोलने लगती है कि आपको ये सारी बातें पहले से ही पता थी। यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ बोलने लगती है कि वो तो बस मैंने उसे रोक रखा था, वरना कब का वो तुमसे डाइवोर्स ले लेता। और यहाँ पर रैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो बोलने लगती है कि मैं अब उसे डाइवोर्स नहीं दूंगी, मैं अब उस पर केस करूँगी और मेरे पास उसकी चीटिंग का प्रूफ भी है और मैं अभी के अभी कंपनी में जाकर एक बहुत बड़ा सीन क्रिएट करूँगी और मैं अपने बेटे को लेके हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँगी। इसका बेटा वहाँ से सारी बातें सुन रहा होता है और बोलने लगता है कि मैं आपके साथ नहीं जाने वाला, मुझे मेरा डैडी चाहिए। और ये बात रैन सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और गहरी सोच में पड़ जाती है। यहाँ पर दूसरी और उसका हस्बैंड उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ कार में मेकआउट कर रहा होता है, तो फिर उसकी मॉम उसे कॉल कर सारी बातें बताती है। तो उसका हस्बैंड अपनी कार निकालते हुए अपने कंपनी पहुँच जाता है। यहाँ पर रैन जब चल रही होती है तो फिर एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है और उस गाड़ी में उसका हस्बैंड और उसकी बेस्टी होती है। फिर वो दोनों उसे पानी में फेंक देते हैं और उन्हें लगने लगता है कि उनका पीछा छूट गया। लेकिन यहाँ पर रैन अपने आप को बचाते हुए पानी से बाहर निकलती है और अपने बदले के बारे में सोचने लगती है। इसके बाद में हम मिस्टर दाइलू को देखते हैं जो हमारा ड्रामा का मेन लीड होता है। यहाँ पर दाइलू अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठा होता है और वो दोनों ड्रिंक्स कर रहे होते हैं और आपस में बिजनेस की बातें कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर रैन आ जाती है और उसे देखकर वो दोनों डर से जाते हैं क्योंकि रैन का फेस पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि मिस्टर दाइलू एक सर्जरियन होते हैं। यहाँ पर वो लोग उसकी परम पट्टी करते हैं जहाँ पर उसे होश तो आ जाता है
और वहाँ पर फैंग यू खड़ा होता है तो उसे बोलने लगता है कि तुम असल में प्लास्टिक सर्जरी वाली हॉस्पिटल में हो और हम तुम्हें शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रैंडन उन्हें बोलने लगती है कि मुझे कहीं पर भी शिफ्ट नहीं होना, क्या तुम प्लीज़ मेरा फेस और मेरी पूरी बॉडी का प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हो। और वो अपना सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगती है कि किस तरीके से उसके हस्बैंड ने उस पर चीट किया है। यहाँ पर फैंग उसे मना कर देता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर दाइलू आता है जो उसके हाथ पर एक मार्क देखता है और उसे हाँ बोल देता है, लेकिन एक कंडीशन पर। और इसे वो बोलता है कि तुम्हें 1 मंथ के अंदर अंदर अपना 50 पाउंड्स वेट कम करना पड़ेगा, तब जाके मैं तुम्हारी पूरी सर्जरी करूँगा और तुम्हारी सर्जरी के लिए भी पे करूँगा। यहाँ पर रैंडन हाँ बोल देती है। इसी के साथ साथ हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दाइलू को बुली होती हुई मोटी सी बच्ची बचाती है और उसी के हाथ में वो सेम मार्क रहता है। दाइलू रैंडन से सॉरी बोलता है क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता। यहाँ पर दाइलू एक प्रूफ ढूंढने गया होता है उस एक्सीडेंट वाली सीन का। यहाँ पर रैंडन उसे सॉरी बोलने से मना करती है और कहने लगती है कि मैं प्रूफ खुद ही ढूंढ लूँगी। यहाँ पर दाइलू उसे एक वीडियो बताता है जहाँ पर रैंडन का फ्यूनरल हो रहा होता है और वहाँ पर रैंडन की मॉम बहुत ज़्यादा रो रही होती है। साथ ही में उसका बेटा भी उसके बोले हुए वर्ड्स को बहुत रिग्रेट करता है और यहाँ पर रैंडन ठान लेती है कि अब वो इन सब से रिवेंज लेकर ही रहेगी। जहाँ पर दाइलू रैंडन से वेट लूज करवाने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइजेस कराता है और इतनी मेहनत के बाद फाइनली रैंडन का प्लास्टिक सर्जरी हो ही जाता है। और यहाँ पर जैसे ही रैंडन का फेस रिवील होता है दाइलू तो उसे देखकर फ्लैट ही हो जाता है क्योंकि उसकी ब्यूटी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर रैंडन दाइलू से मदद मांगती है, लेकिन दाइलू भी उसे उसके बदले में कुछ करने के लिए बोलता है। यहाँ पर रैंडन का एक्स हस्बैंड की मॉम उसे बहुत ज़्यादा सुना रही होती है क्योंकि उसकी न्यू वाइफ के खर्चे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे और यहाँ पर वो लोग लॉस में भी चल रहे थे, तो उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि दाइलू ने रैंडन के लिए एक न्यू कपड़ा लाया होता है और वो उसे उस कपड़े को पहनने के लिए बोलता है और अपने साथ लंच करने के लिए बोलता है, जहाँ पर दाइलू की मॉम भी आई रहेगी। जहाँ पर दाइलू ने अपनी मॉम को झूठ झूठ बोला है कि वो एक ब्लाइंड डेट पर गया था और उसने अपने लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है। पहले तो रैंडन उसे ये करने से मना करती है क्योंकि रैंडन को इनसिक्योरिटी फील हो रहा होता है। यहाँ पर दाइलू उसे कॉन्फिडेंस देता है और कहने लगता है कि अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा फेस अब पहले जैसा नहीं है, तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, तो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ चलो। यहाँ पर रैंडन उसे हाँ बोल देती है। इसी के साथ साथ दाइलू उसे ये भी बोलता है कि मॉम के सामने मुझे मिस्टर दाइलू मत बुलाया करो, सिर्फ प्यार से लू बुलाया करो। तो फिर रैंडन मान जाती है। इसके बाद में वो लोग एक बहुत लग्जरियस कार से बाहर निकलते हैं वहाँ पर लंच करने के लिए। यहाँ पर रैंडन और दाइलू की मॉम की बातें होने लगती है, जहाँ पर वो उन्हें पूछती है कि तुम दोनों को मिले हुए कितना टाइम हुआ। यहाँ पे दोनों अलग अलग जवाब देते हैं, लेकिन दाइलू कैसे भी वो सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि दाइलू की मॉम रैंडन को शॉपिंग के लिए ले जाती है। यहाँ पर रैंडन की बेस्टी और उसका एक्स हस्बैंड मिलकर शॉपिंग कर रहे होते हैं। इतने में ही एम्प्लॉय वहाँ पर आती है और उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और ये बात सुनते ही उसके बेस्ट फ्रेंड के ईगो को हर्ट हो जाता है और वो बोलने लगती है कि हम यहाँ से क्यों जाए। तो वो एम्प्लॉय उन्हें बताने लगती है कि यहाँ पर वीवीआईपी वाले कस्टमर आने वाले हैं और उन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए कि उनके शॉपिंग के टाइम पर कोई उन्हें डिस्टर्ब करे, इसलिए हमें आपको यहाँ से बाहर जाने देना होगा। यहाँ पर वो जाने के लिए रेडी नहीं होती। इतने में ही स्टोर का मैनेजर आ जाता है और उन्हें बाहर जाने के लिए बोलता है। फिर जैसे ही वो लोग बाहर निकलते होते हैं तो फिर उसका हस्बैंड दाइलू को देखता है और उसे हेलो बोलने लगता है क्योंकि वो दाइलू का प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। यहाँ पर वो दोनों मिलते हैं और एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और साथ ही साथ रैंडन अपने हस्बैंड को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और ये चीज़ दाइलू को समझ आ रही होती है। तो फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कंसोल करता है। इसके बाद में वो लोग जब शॉपिंग कर रहे होते हैं तो उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका एक्स हस्बैंड एक दूसरे के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर वो रैंडन को लेके बातें कर रहे थे कि उसकी आंखें कितनी अच्छी है, क्या वो उसकी वाइफ है या फिर इस कंपनी की न्यू बॉस। यहाँ पर उन दोनों को देखते हुए रैंडन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है।
यहाँ पर डायलू रैंडन के लिए वाइन लेकर आता है और उसे अपने ख्यालों से बाहर निकलने के लिए बोलता है और कहने लगता है कि तुम बाय हार्ट बहुत अच्छी इंसान हो, इसलिए तुम कभी किसी का बुरा चाह ही नहीं सकती। दूसरी ओर डायलू और रैंडन दोनों एक इवेंट में जाते हैं और डायलू तो बहुत फेमस सर्जेरियन होता है तो सभी लोग उसे जानते हैं। इसी के साथ में रैंडन भी आई होती है तो सभी रिपोर्टर्स रैंडन के बारे में पूछने लगते हैं, जहाँ पर डायलू उसे उसका फेक नाम देता है जो कि होता है वी, और वो लोग उसे उसके नाम से बोलने लगते हैं। जहाँ पर रैंडन एक वॉक करती है और उसका वॉक देखकर सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद रैंडन की बेस्ट फ्रेंड जीन अपने ऑफिस में होती है, जहाँ पर एक कोवर्कर उस पर गलती से कॉफ़ी गिरा देती है तो वो उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। फिर उन सब की एक मीटिंग होती है जहाँ पर उनका डिस्कशन चल रहा होता है कि आखिर उनको लॉस क्यों हुआ। तो फिर यहाँ पर वो जीन उसकी कोवर्कर के मोटापे का मजाक उड़ाने लगती है तो फिर उसका बॉस उसे चुप रहने के लिए बोलता है और यहाँ पर उसकी कोवर्कर बहुत अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन करने लगती है और साथ ही साथ वो बोलने लगती है कि हमारे मार्केट में एक वी नाम की न्यू मॉडल आई है जिसको हमें आज अपने कवर पेज पर रखना ही होगा ताकि हमें प्रॉफिट हो सके, और ये वी और कोई नहीं बल्कि रैंडन ही होती है। यहाँ पर जी जब घर पर आती है तो वो रैंडन के बच्चे पर चिल्लाने लगती है तो फिर उसकी ग्रैंडमॉम वहाँ पर आती है और वो जी के ऊपर चिल्ला उठती है कि तुमने तो मेरे बेटे को निगल ही लिया है तो क्या तुम अब मेरे ग्रैंडसन को भी निगलना चाहती हो। यहाँ पर जैसे ही उसका हस्बैंड आता है तो वो उसके पीछे छुपकर अपनी मदर इन लॉ के बारे में बुराई करने लगती है और उन सब में झगड़ा होने लगता है, जहाँ पर वो उसे वहाँ से निकाल देती है। इसके बाद में उसका बेटा बोलने लगता है कि आज मैंने ये खर्चा किया और मुझसे ये खर्चा हो चुका, जहाँ पर उसकी मॉम उसे और पीटने लगती है और उसे चिल्लाने लगती है। नेक्स्ट डे जीन अपनी ऑफिस में जाती है जहाँ पर वो उसकी कोवर्कर को वापस से चिल्लाने लगती है तो फिर उसकी सारी बातें रैंडन पीछे से सुन रही होती है और रैंडन जीन पर चिल्ला उठती है तो फिर जीन अपनी बातें पलटने लगती है कि मेरा मतलब वो नहीं था, मैं चाहती थी कि कॉफ़ी ज़्यादा हॉट ना हो ताकि आपको हर्ट ना हो जाए। यहाँ पर रैंडन उससे बोलने लगती है कि मेरी चीज़ों का मैं खुद ध्यान रख लूँगी, तुम्हें बीच में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जीन तो उसे देखकर अपना मुँह बनाने लगती है और यहाँ पर जीन रैंडन के सामने अपना एक अच्छा इमेज क्रिएट करना चाहती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। दूसरी ओर रैंडन की शूट शुरू हो जाती है जहाँ पर वो बहुत अच्छे पोजेस कर रही होती है और सभी लोग उसकी तारीफ भी करते हैं। और यहाँ पर जीन उस कॉफ़ी के अंदर थूक देती है और वो कॉफ़ी रैंडन को देती है, लेकिन रैंडन वो कॉफ़ी पीने से मना कर देती है तो न चाहते हुए भी जीन को वो कॉफ़ी डस्टबिन में फेंकनी पड़ती है। दूसरी ओर रैंडन जब अपना कपड़ा चेंज कर आती है तो सभी लोग उसको देखते ही रहते हैं और यहाँ पर वो फोटोग्राफर उससे बोलने लगती है कि ये ड्रेस एकदम परफेक्ट है, आपकी बॉडी के लिए है और आप इसमें बहुत सुंदर लग रहे हो। यहाँ पर रैंडन सभी को बोलती है कि शूट खत्म हो जाने के बाद हम सभी लोग एक साथ डिनर पर चलेंगे और यहाँ पर शूट खत्म हो जाती है जहाँ पर सभी लोग पैकअप करने लगते हैं। दूसरी ओर जीन रैंडन से बहुत ज़्यादा जेलस होती है तो फिर वो उसके रूम के अंदर चली जाती है जहाँ पर एक ड्रेस होती है जो उसे रैंपॉक के लिए पहननी होती है तो फिर जीन उस रैंपॉक वाली ड्रेस को खराब कर देती है और ये सारी चीज़ें वो कोवर्कर देख रही होती है और वो अपने फ़ोन में सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी कर लेती है। यहाँ पर रैंडन जब अंदर आती है तो फिर उसकी सेक्रेटरी उसे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन रैंडन उसे ऐसा करने से मना करती है और जैसे ही डायलू वहाँ पर आता है तो फिर रैंडन उससे बोलने लगती है कि इसमें सेक्रेटरी की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डायलू एक सर्जन होने के साथ साथ बहुत अच्छा डिज़ाइनर भी होता है तो वो उसकी ड्रेस को कैसे कैसे करके तो सिल देता है और उसे एक बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस बनाता है। दूसरी ओर सभी लोग रैंपॉक का वेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर रैंडन वो वाली ड्रेस में एंटर होती है जहाँ पर सभी लोग उसे देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं और उसे चीयर अप करते हैं, लेकिन यहाँ पर जीन उसे देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। दूसरी ओर रैंडन डायलू को थैंक यू बोलती है
और यहाँ पर वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर वो ड्रेस किसने ख़राब की होगी। तो फिर डायलू उसे शांत रहने के लिए बोलता है और कहने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, हमें एविडेंस जल्दी ही मिल जाएगा। यहाँ पर रैनन को डाउट होता है कि कहीं जी नहीं उसकी ड्रेस तो ख़राब नहीं की है। तो फिर वो सारी बातें डायलू को बताने लगती है और उसे समझाने लगती है कि मेरी सेक्रेटरी ने नहीं किया होगा, शायद इसके पीछे जी का हाथ होगा, तो हमें जल्द से जल्द एविडेंस कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा। यहाँ पर वो कोवर्कर रैनन का वेट कर रही होती है, तो फिर वो उससे सेल्फी मांगती है। यहाँ पर रैनन उसे समझाती है कि मैंने नोटिस किया है कि काम के समय सब तुम पर हंस रहे थे, लेकिन तुम अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करना, तुम अपनी काम में बहुत अच्छी हो और कभी भी कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो उसे सीरियस नोट पर मत लेना। और यहाँ पर वो कोवर्कर रैनन को धीरे धीरे सारी सच्चाई बताने वाली होती है, तो फिर वो उसे रोककर वो वीडियो बताने लगती है जहाँ पर जी उसकी ड्रेस को फाड़ रही थी। और ये देखकर रैन का शक सच में बदल जाता है। दूसरी ओर हम जी को ऑफिस में देखते हैं जो बहुत गुस्से में पैकिंग कर रही होती है, तो फिर उसका बॉस आकर उसे वहां से ले जाता है। दूसरी ओर सभी एम्प्लॉयज रैंडन और उसका बॉयफ्रेंड डायलू के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि रैंडन को बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स ने अप्रोच किया है, लेकिन वो सिर्फ डायलू के लिए ही काम करती है। मैंने तो ये भी सुना है कि वो तो उसकी गर्लफ्रेंड है, और वो लोग ऐसी अफवाह फैलाने लगते हैं। यहाँ पर उसका बॉस जी को अपनी कंपनी से निकाल देता है और बोलने लगता है कि अगर एक बार वो वीडियो लीक हो गया तो फिर मैं तुम्हें अपनी कंपनी में कभी एंट्री नहीं दूंगा और ना ही कभी कोई तुम्हें शॉप पर रखेगा। दूसरी ओर जी रैन के बेटे को लेने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और बारिश हो रही थी तो वो उसके ऊपर अम्ब्रेला भी नहीं रखती। यहाँ पर ये सारी चीज़ें रैनन देख रही होती है और उसे गुस्सा आने लगता है। यहाँ पर रैनन आगे बढ़ती है वहाँ पर जाने के लिए, लेकिन डायलू उसे रोक लेता है और उसे बोलने लगता है कि अगर तुम अभी यहाँ पर जाओगी तो सारा भांडा फूट जाएगा, फिर तुम्हारी पुरानी मेहनत और नया फ्यूचर वाला प्लान सब कुछ खराब हो जाएगा। तो फिर रैंडन रोते हुए अपने आप को कंट्रोल करती है। रैंडन जब सुबह उठती है तो फिर डायलू ने उसके लिए पॉर्चेस बनाए होते हैं। फिर वो ब्रेकफास्ट करते लगते हैं, जहाँ पर रैंडन उसे बोलने लगती है कि अभी तो बस मैंने जीन की जॉब छीनी है, धीरे धीरे मैं उन दोनों की लाइफ को तबाह कर दूंगी। दूसरी ओर जी सोई हुई होती है तो उसकी ग्रैंडमा आकर उसे गुस्से में जगाती है। यहाँ पर जी तो उस पर भड़क उठती है, लेकिन यहाँ पर उसकी मदर इन लॉज पर चिल्लाने लगती है और बोलने लगती है कि पूरे घर में अर्न करने वाला सिर्फ मेरा बेटा अकेला है और तुम बहुत ज़्यादा खर्चे करने लगती हो, और अब तो तुम्हारी जॉब भी चली गई है तो तुम्हें घर के सारे काम करने होंगे और दिन का 3 टाइम का मील भी तुम्हें ही बनाना होगा। यहाँ पर जी सारे काम करने से मना कर देती है तो उन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा होने लगता है, यहाँ तक तो वो उसे मारने भी लगती है। दूसरी ओर जी एक बंदे को रैंडन की फोटो देती है और उसे कहने लगती है कि तुम इसका पीछा करो और इसके बारे में पता करो कि कहीं ये क्या गोल खिला रही है। यहाँ पर वो बंदा उसे पैसे मांगता है तो जी उसे वो पैसे ट्रांसफ़र कर देती है और उसे बहुत सी अच्छी न्यूज़ देने के लिए बोलती है। दूसरी ओर जी मन में सोच रही होती है कि मैं रैंडन से कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगी, उसकी वजह से मुझे जॉब से निकाल दिया गया है और अब उसका नाम मैं पूरी दुनिया में खराब कर दूंगी। यहाँ पर जब रैंडन अपने घर जा रही होती है तो कोई तो उसका पीछा कर रहा होता है। दूसरी ओर से वो फोटोग्राफर उसकी चुपके से फोटोज ले रहा होता है और यहाँ पर एक बंदा उसका पीछा करने लगता है। जहाँ पर रैंडन भागने लगती है तो वो भी उसके पीछे भागने लगता है। यहाँ पर रैंडन उसे अपने से दूर रहने के लिए बोलती है, लेकिन वो उसकी सुनता ही नहीं और वो उसके पास आता जाता है। रैंडन जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसे पीछे करने लगती है, लेकिन वो बंदा तो उसके पास ही आता जा रहा था और बोलने लग रहा था कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम मेरे साथ शादी कर लो। रैंडन घबराहट के मारे बहुत चिल्ला रही होती है और यहाँ पर तो लिफ्ट का बटन भी दबा रही थी, लेकिन लिफ्ट आ ही नहीं रही थी। दूसरी ओर हम मिस्टर डायलू को देखते हैं जो सीढ़ियों से चढ़कर नीचे आ रहे थे और इसके बाद में वो रैंडन को देखते हैं तो वो उस लड़के को धक्के मारकर लिफ्ट से बाहर निकाल देते हैं और वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो उसे लेकर चली जाती है।
दोस्ती और रैन रैन और डायलू पुलिस स्टेशन जाते हैं और उसी पुलिस स्टेशन में रैन रैन की मॉम होती है, जो पुलिस ऑफिसर से बहुत रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो वापस से इन्वेस्टिगेशन करे। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमने बहुत बार इन्वेस्टिगेशन कर ली है और साथ ही में हमें वो सुसाइड नोट भी मिला है जहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि उसने सुसाइड किया है। यहाँ पर रैन रैन की मॉम उसे समझाती है कि रैन रैन कभी सुसाइड कर ही नहीं सकती, उसका एक बच्चा है और मैं उसकी इकलौती माँ हूँ, उसकी लाइफ में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, तो वो हम दोनों को छोड़कर जा ही नहीं सकती। और ये सारी चीज़ें देखकर रैन रैन बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो पुलिस ऑफिसर उसे यहाँ पर बुलाते हैं, जहाँ पर डायलू उस बंदे को 3 दिन के लिए जेल में रखने के लिए बोलता है। यहाँ पर वो बंदा माफ़ी मांगने लगता है और कहने लगता है कि मैं कॉलेज में हूँ और अगर मेरी मॉम को पता चला कि मैं यहाँ पर पुलिस स्टेशन में हूँ तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगी। तो फिर रैन रैन भी डायलू से कहने लगती है कि हमें इसे माफ़ कर देना चाहिए, जहाँ पर डायलू उस बंदे को एक अपॉलॉजी लेटर लिखने के लिए बोलता है। इसके बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर रैन रैन और डायलू एक घर पर होते हैं, जहाँ पर डायलू रैन रैन को सारी बातें बताने लगता है कि किस तरीके से उन दोनों ने मिलकर एक सुसाइड नोट क्रिएट किया था, जिस वजह से पुलिस ऑफिसर्स को लग रहा था कि तुमने सच में सुसाइड कर लिया है। और इसी के साथ साथ उन्होंने तुम्हारे इंश्योरेंस कंपनी से सारे कंपेंसेशन भी ले लिए हैं जो तुम्हारे नाम पर थे। यहाँ पर रैन रैन को समझ आ जाता है कि वो सुसाइड नोट ज़रूर उसकी बेस्टी जीन नहीं लिखा होगा उसी की हैंड राइटिंग में, ताकि किसी को भी उस पर शक ना जाए। दूसरा रैन रैन मिस्टर डायलू से एक रिक्वेस्ट करने लगती है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मॉम का ध्यान रखें क्योंकि मैं इस तरह उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। यहाँ पर डायलू से बोलने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बैंक को सारी बातें बता दूंगा, जहाँ पर एक सोशल वेलफेयर के अंडर तुम्हारी मॉम रहेंगी और उन्हें कोई तकलीफ भी नहीं होगी। यहाँ पर रैन रैन से बोलने लगती है कि आज तक मैंने आपसे सिर्फ मदद ही मांगी है और ना ही कभी मैंने आपकी कोई हेल्प की है, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर तो डायलू उसे किस करने लग जाता है और उन दोनों के बीच में किस हो जाता है। इसके बाद में डायलू रैन रैन से दूर हो जाता है और वो किस करने के बाद शर्माने लगता है और शर्म के मारे वो अंदर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों के बीच में बहुत ऑकवर्ड सा गुड मॉर्निंग होता है और यहाँ पर डायलू रैन रैन को कुछ बताने वाला होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि रैन रैन 2-3 लड़कों से मिलती है और ये चीज़ वो कैमरामैन अपनी फ़ोटो में कैप्चर कर लेता है। फिर वो सारी फ़ोटोज़ जिन को देने के लिए जाता है, जहाँ पर जिन वो फ़ोटोज़ को देख लेती है और उस कैमरामैन को डबल पैसे दे देती है और वो अब सारे न्यूज़ मीडियाज़ में ये फ़ोटोज़ फैला देती है। जहाँ पर रैन रैन जब शूट के लिए गई होती है तो सभी लोग अपने फ़ोन में देखकर उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं और गलत अफवाह फैला रहे होते हैं। फिर रैन रैन जब अपने कैबिन में होती है तो वहाँ पर वो मोटी वाली कोवर्कर आती है जो उसे कॉफ़ी देती है और उसे बोलने लगती है कि आपको इन फेक न्यूज़ पे भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके रियल फैंस को पता है कि आप कितनी अच्छी हो। यहाँ पर रैन रैन भी बोलती है कि मुझे इन फेक न्यूज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में रैन रैन को जिन का कॉल आता है, जहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि क्यों अब तुम्हें मज़ा आ गया। जहाँ पर रैन रैन को समझ आ जाता है कि ये सारी चाल जीन नहीं चली हुई है। यहाँ पर जीन उसे 5 मिलियन देने के लिए बोलती है और साथ ही साथ अपनी जॉब वाली पोजीशन भी वापस करने के लिए बोलती है। तो रैन रैन उसे साफ साफ मना कर देती है और कहने लगती है कि तुम्हें अगर मुझसे माफ़ी चाहिए तो तुम भूल ही जाओ, तुमने जो किया है तुम्हें उस चीज़ की सज़ा मिल रही है। दूसरा न्यूज़ में भी ये सारी बातें फैलने लगती है और यहाँ पर रैन रैन सोच में पड़ जाती है कि कहीं ये न्यूज़ देखकर तुम्हारी मॉम को हम पर शक तो नहीं जाएगा। यहाँ पे डायलू बोलने लगता है कि मेरी मॉम बहुत न्यू ज़माने के ख्यालात से है, उन्हें कोई भी शक नहीं होगा। यहाँ पर डायलू बोलने लगता है कि रिपोर्टर्स ने तो बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने मेरी फ़ोटोज़ कितनी हैंडसम निकाली है। और इतने में ही उसे अपनी मॉम का कॉल आता है, जहाँ पर उसकी मॉम से पूछने लगती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो हमसे कुछ छुपा रही है। यहाँ पर डायलू उन्हें उस पर भरोसा करने के लिए बोलता है।
लेकिन फिर भी उसकी मॉम को फिक्र हो रही होती है। तो फिर दाइलू उसे सारी सच्चाई बता देता है कि रैन जिनसे भी मिली है वो सभी लोग एक कंपनी के चीफ ओनर, CEO और डायरेक्टर्स हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीन सभी को झूठ झूठ बोलने लगती है कि मैं एक कॉफ़ी शॉप में गई थी जहाँ पे मैं वी के लिए कॉफ़ी ले रही थी और मैंने उसे किसी बंदे के साथ देख लिया और जब उसने मुझे देखा तो उसने मेरे बॉस से मेरी कंप्लेंट कर दी और मुझे मेरे जॉब से ही निकाल दिया और फिर वो यहाँ पर रोने का नाटक करने लगती है और इतने में ही वहाँ पर रैन आ जाती है सभी प्रूफ्स के साथ और वो सभी को बोलने लगती है कि जीन ने ही उसकी रैम्प वॉक वाली ड्रेस फाड़ी थी, इस वजह से उसके बॉस ने उसे जॉब से निकाल दिया। और साथ ही साथ में वो रूमर्स के बारे में बताने लगती है कि मैं जिन किसी से भी मिली थी वो मेरे पर्सनल वर्क वाले हैं और मेरे पास इन सब का रेज्यूमे और प्रूफ भी है। और रही बात जी की, तो उसने कल रात मुझे कॉल कर कर धमकियाँ दी है कि अगर मैंने उसे 5 मिलियन नहीं दिए तो वो गंदे गंदे फोटोज वायरल कर देगी जिससे मेरा नाम खराब हो जाएगा। और बाद में रैन पीछे वाले वॉल पर अपना वो वीडियो प्ले करने लगती है जहाँ पर जी अपने हाथों से उसकी ड्रेस को फाड़ रही थी। यहाँ पर जी के वहाँ से जाने के बाद सभी रिपोर्टर्स रैन और दाइलू से पूछने लगते हैं कि क्या अभी से ही आप दोनों लिविंग में रह रहे हो। यहाँ पर दाइलू रैन को बोलने लगता है कि तुम्हें अपना एक्टिंग करने वाला गेम थोड़ा आगे बढ़ाना होगा। तो फिर रैन उन्हें झूठ बोलने लगती है कि हाँ, हम दोनों बहुत पहले से ही साथ में रह रहे हैं। दूसरी ओर जी अपने हस्बैंड से मदद मांगने के लिए जाती है और उसका हस्बैंड तो उस पर ही भड़क उठता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किसके साथ पंगा ले रही हो। यहाँ पर जीन उसे बोलने लगती है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मुझे जेल पर रहना पड़ेगा और मुझे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर उसका हस्बैंड किसी को तो कॉल लगाता है लेकिन कोई कॉल पिक नहीं करता। तो फिर वो उसे अपने साथ लेकर जाता है जहाँ पर कार में वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि मेरे पास 5 मिलियन वॉन नहीं है, मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया और आज मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तो फिर बाद में जिन बोलने लगती है कि क्यों ना हम अपने घर को बेच दे बैंक को, तो फिर वो हमें पैसे दे देंगे। यहाँ पर उसका हस्बैंड बोलता है कि मेरे पास अपने घर को बेचने की इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि इसके बाद मेरे पास और कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर वो दोनों आपस में और भी ज़्यादा झगड़ने लगते हैं। तो फिर जेन बोलने लगती है कि क्या तुम मुझे अपनी वाइफ की तरह मार डालोगे तो फिर मार डालो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और गुस्से में आकर वो कार रोक देता है। यहाँ पर वो लोग आपस में झगड़ने लगते हैं लेकिन फिर शांत दिमाग से वो लोग बात करने लगते हैं और एक दूसरे को समझाने लगते हैं कि मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और हक करते टाइम उन दोनों की आंखों में साफ साफ नजर आ रहा होता है कि वो दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करते। यहाँ पर दाइलू और उसका फ्रेंड वैंग आपस में बियर पीकर बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर दाइलू को बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। तो वैंग उन प्रॉब्लम को गैस करने लगता है और उन प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम होती है रैन। तो फिर दाइलू उसे बोलने लगता है कि मुझे रैन पसंद तो है बट मुझे मेरी फीलिंग्स का कुछ पता नहीं चल रहा। यहाँ पर वैंग उसे बोलने लगता है कि क्या मैं तुम्हें उसकी पुरानी फ़ोटो दिखा दूँ तो तुम उसे लाइक करना बंद कर दोगे। तो दाइलू बोलता है कि मैंने उसे उसकी लुक्स की वजह से कभी पसंद नहीं किया, मुझे उसकी पर्सनालिटी और उसका काइंड हार्ट बहुत पसंद है। यहाँ पर वैंग उसे एक रिपोर्ट देता है जो रैन की मॉम के हेल्थ चेकअप का होता है। तो फिर वो दोनों वो उसे देख रहे होते हैं। दूसरी ओर रैन की मॉम कंपनी के बाहर खड़े होकर एक बैनर लेकर आती है जहाँ पर वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही होती है कि इस कंपनी में वो इंसान बैठा है जिसने मेरी बेटी का मर्डर कर दिया है और वो खुले में घूम रहा है। यहाँ पर सिक्योरिटी और सभी लोग आपस में जमा हो जाते हैं और यहाँ पर रैन सारी चीज़ें देख रही होती है और उसकी मॉम अचानक से बेहोश हो जाती है। रैन डर के मारे दाइलू को कॉल लगाती है जहाँ पर दाइलू वैंग को जाने के लिए बोलता है क्योंकि साउथ कोरिया से वहाँ पर शीन आई होती है।
और तो फिर उसे पिक करने जाना होता है। दूसरी ओर बैंक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वो उसे कंसोल करने लगता है और उसे टेंशन नहीं लेने के लिए बोलता है। फिर वहाँ पर नर्स आ जाती है जो बोलने लगती है कि आपकी मॉम ठीक है, लेकिन हमें उन्हें कुछ देर के लिए हॉस्पिटल रखना होगा ताकि हम उन्हें ऑब्जर्व कर पाए। इसके बाद में वो उससे पूछने लगती है कि आखिर ये इंसान कौन है। फिर दूसरी तरफ हम शीन को देखते हैं जो 13 इयर्स बाद फाइनली चाइना में आ गई होती है, लेकिन वहाँ पर दाइलू नहीं आता बल्कि उसका असिस्टेंट आता है, तो उसे देखकर वो गुस्सा हो जाती है। यहाँ पर रायनन अपनी मॉम का हाथ पकड़कर रोने लगती है कि अगर मैंने आपकी बात मानी होती और उस घर में शादी नहीं की होती तो अभी तक आप इस सिचुएशन में नहीं होती। यहाँ पर दाइलू आकर उसे कंसोल करता है, जहाँ पर रायनन बोलने लगती है कि हमें हमारा बदला बहुत ही जल्दी लेना होगा क्योंकि मैं मेरी मॉम को इस हालत में और दिनों तक नहीं देख सकती। इसके बाद में हम रैन की मॉम को उसकी फ्रेंड के साथ बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसके साथ बहुत अच्छे से बात कर रही होती है और उसे कंसोल कर रही होती है और उसे बोलने लगती है कि अब तुम्हें अपनी बेटी के सदमे से बाहर आना होगा, उसे मरे हुए बहुत समय हो गया, अब तो तुम्हें अपनी लाइफ जीनी चाहिए। यहाँ पर उसकी मॉम उसे सारी बातें बताने लगती है कि किस तरह से उसे लगता है कि उसका सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर हुआ था। यहाँ तक वो इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम्स के बारे में भी उसे बताने लगती है और यहाँ पर वो दोनों बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर उसकी फ्रेंड तो उसे अपने साथ घर चलने के लिए भी बोलती है, लेकिन इतने में ही वो बाहर आ जाती है और बाहर आ जाने के बाद वो सीधा रैन के एक्स हस्बैंड को कॉल लगाती है और हमें यहाँ पता चलता है कि रैन के एक्स हस्बैंड ने ही उसे यहाँ पर भेजा हुआ है जासूसी करने के लिए और सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए। यहाँ पर वो औरत उससे पूछने लगती है कि मेरे बेटे का तुम्हारे कंपनी में जॉब फिक्स हो जाएगा ना, तो फिर वो उसे हाँ हाँ बोल देता है और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन पता करवा लेता है। यहाँ पर रैन और उसकी असिस्टेंट होती है। उसकी असिस्टेंट रैन को बोलती है कि आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हो, तो क्या हम हमारा नेक्स्ट परफॉर्मेंस आगे के समय पर शिफ्ट कर दे, लेकिन रैनन उसे मना कर देती है। यहाँ पर रैनन एक कार के विंडो में से लिपस्टिक लगा रही होती है और अंदर बैठा आदमी लियो होता है जो कि दाइलू का बड़ा भाई होता है और यहाँ पर लियो और शीन आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर शीन लियो के ऊपर बहुत गुस्सा हो रही होती है कि तुमने मेरी हेल्प कभी भी अपने लाइफ में नहीं की है, तुम्हारी फैमिली की वजह से मेरी फैमिली बैंक करप्ट हो गई थी और मुझे अब्रॉड भेजा गया था, तुमने मुझे आज तक मेरी कोई मदद नहीं की, ना ही मेरा साथ दिया और ज़बरदस्ती मेरा और दाइलू का ब्रेकअप भी करवा दिया। यहाँ पर लियो उसे बोलने लगता है कि अब से तुम जो बोलोगी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यहाँ पर शीनू से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा और दाइलू का वापस से पैचअप करवा दो और यहाँ पर लियो अपने असिस्टेंट से रैन के बारे में पूछता है तो वो उसे बताने लगता है और यहाँ पर लियो उसे उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन और जानकारी पता करने के लिए बोल देता है। यहाँ पर रैन की मीटिंग उसके एक्स हस्बैंड फैंग के साथ में होती है। यहाँ पर फैंग उसे बहुत अच्छे से ग्रीट करता है। यहाँ पर वो दोनों बिजनेस के रिलेटेड बातें करने लगते हैं और फिर बाद में फैंग उसे पूछने लगता है कि क्या तुम दाइलू की गर्लफ्रेंड हो। यहाँ पे रैन झूठ झूठ बोलने लगती है कि दाइलू की गर्लफ्रेंड होना तो बस एक दिखावा है, मुझे दाइलू जैसे लड़के तो असल में पसंद ही नहीं, मैंने ये सारी चीज़ें बस फेम के लिए की है और इसको सपोर्ट करने के लिए। मेरा असली इंटरेस्ट तो आप जैसे लोगों में है जो इतनी कम उम्र में ही सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर आ जाते हैं और अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर फैंग तो रैन पर लट्टू ही हो जाता है और उसे लग रहा होता है कि वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही है और रैन धीरे धीरे उसे सेड्यूस करना शुरू कर देती है। रैनन उसे बोलती है कि मेरी गाड़ी असल में रिपेयर के लिए गई है, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। तो फिर फैंग
मान जाता है। यहाँ पर रैन जैसे ही उसकी कार के पास पहुँचती है तो वो उससे बोलने लगती है कि मुझे प्यास लगी है, तो तुम्हारी कार में पानी तो है ना। यहाँ पर फैंग बोलता है कि मेरी कार में पानी तो नहीं है, लेकिन मैं लेकर आता हूँ। जैसे ही वो चला जाता है तो फिर रैन उसका डैश कैमरा में से SD कार्ड निकालने लगती है, और वो जैसे ही उसे पर्स में रखती है वैसे ही वो अचानक से नीचे गिर जाता है। इतने में ही फैंग वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर वो उसे पूछता है कि आखिर वो क्या ढूंढ रही है। यहाँ पर रैन उसे झूठ झूठ बोलती है कि उसकी लिपस्टिक गिर गई थी। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर रैन घर बैठकर फैंग की और जी की कार में बैठी हुई बातें सुन रही होती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि उसने कार में एक GPS बना दिया था जिससे वो सारी बातें सुन सकती है। और यहाँ पर वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर जी फैंग के साथ लड़ने लगती है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मुझे जेल भेज दिया जाएगा। यहाँ पर फैंग उसे शांत रहने के लिए बोलता है और उसका दिमाग खराब करने के लिए नहीं बोलता है। यहाँ पर जी गुस्से में आकर बोल देती है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं सभी को तुम्हारे बारे में सच्चाई बता दूंगी, फिर तुम मुझे कुछ मत बोलना। और ये सारी बातें रैन सुन रही होती है। फिर वहाँ पर टाइलू भी आ जाता है। यहाँ पर टाइलू से बोलता है कि तुम जो रिकॉर्डिंग सेव कर रही हो वो एज एविडेंस काम नहीं करेगी, क्योंकि उन सबको लगने लगेगा कि ये कोई और ही बात कर रहा है, तो फिर तुम इसका कुछ नहीं कर पाओगी। इससे अच्छा है कि हम हमारे पहले वाले प्लान पर ही टिके रहते हैं और चीज़ें जमा करेंगे, जिसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे प्रूफ हो जाएंगे। फिर उन दोनों को तो जेल जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर रैन उसकी बातों को समझ रही होती है। फिर बाद में दाइलू उसे उसकी मॉम के बारे में बताता है कि उसकी मॉम अब खतरे से बाहर है और उनकी हेल्थ भी थोड़ी ठीक हो चुकी है और उन्हें एक अच्छी जगह रहने के लिए दे दिया गया है। यहाँ पर रैंडन को ये सब सुन के बहुत सुकून मिलता है। फिर बाद में मिस्टर दाइलू को कुछ तो बोलना होता है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। फिर वो उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। दोस्त या फैंग जब अपने ऑफिस में होता है तो रैंडन उसके लिए लंच लेकर आती है और उसे साथ में लंच करने के लिए बोलती है। यहाँ पर रैंडन उसे अपने हाथों से खिला रही थी। इतने में ही वहाँ पर जिया के उन दोनों को देख लेती है और वो बौखला जाती है। यहाँ पर फैंग उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है और उस पर चिल्ला उठता है, जहाँ पर जी को न चाहते हुए भी जाना पड़ता है। यहाँ पर रैंडन फैंग को पूछने लगती है कि लगता है तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। तो फिर फैंग उसे झूठ झूठ बोलने लगता है कि हाँ, वो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड की जैसी है, लेकिन हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ पर रैंडन जब कंपनी से निकल रही होती है तो फिर वहाँ पर सी आके उसका रास्ता रोक देती है और बोलने लगती है कि तुम फैंग से दूर रहो और उसे सेड्यूस करने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। फिर यहाँ पर रैंडन को वो सेड्यूस वर्ड से पुरानी बातें याद आने लगती है, जहाँ पर जी उसकी बॉडी और उसके फेस का मजाक उड़ा रही थी। तो रैंडन उसे प्रेजेंट में बोलने लगती है कि तुम सेड्यूस करने की बात तो बोलो ही मत, मैं तुमसे ज़्यादा प्रिटी दिखती हूँ, तो तुम अब समझ जाओ कि वो किसके पीछे जाएगा। दूसरी ओर फैंग अपने किसी बिजनेस वाले के साथ में बातें कर रहा होता है और यहाँ पर वो लोग बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे फैंग उस आदमी को खुद पर ट्रस्ट रखने के लिए बोलता है। दूसरी ओर हम एक बहुत पुराना सीन देखते हैं, जहाँ पर दाइलू अपने स्कूल के कपड़े में होता है और शीन भी अपने स्कूल के कपड़े में होती है और वो उसकी आंखें बंद कर देती है और पहचानने के लिए बोलती है कि पहचानो मैं कौन हूँ। यहाँ पर दाइलू से बोलने लगता है कि तुम तो मेरी शीन हो, और यहाँ पर वो दोनों मस्ती करने लगते हैं और ठीक इसी तरह ही शीन प्रेजेंट में भी करती है, लेकिन दाइलू को कुछ इंटरेस्ट नहीं आता और वो उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यहाँ पर शीन उसे बोलने लगती है कि तुम मुझे बहुत दिनों से अवॉइड कर रहे हो, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। यहाँ पर दाइलू कुछ बोलने ही वाला होता है, इतने में शीन बोलने लगती है कि तुम ऐसा कुछ मत कहना जो मुझे हर्ट करे। तो फिर दाइलू कुछ बोल नहीं पाता। यहाँ पर शीन उसके पीछे चिल्लाने लगती है, लेकिन दाइलू चला जाता है। दूसरी ओर दाइलू अपने बेस्टी
वैंग के साथ में ड्रिंक कर रहा होता है और वो दोनों आपस में बातें भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर डायलू से बता रहा होता है कि मेरा सपना तुम्हारी तरह एक सर्जन बनने का था, लेकिन सब स्टडीज कंप्लीट होने के बाद मुझे मेरे डैड की कंपनी को संभालना पड़ा और उनकी अचानक डेथ की वजह से मुझे ये सब करना पड़ा, जहाँ पर मुझे उनकी कंपनी ओवरटेक करनी पड़ी और सारा कारोबार संभालना पड़ा और मुझे इन सब कामों में अपने लिए कुछ वक्त ही नहीं मिल पाता। और यहाँ पर डायलू अपने आप को अपने बड़े भाई लियो से कंपेयर करने लगता है और बोलने लगता है कि मैं जितना भी करूँ मैं अपने भाई लियो की जैसे कभी नहीं बन सकता, मुझे हर वक्त उससे कमी महसूस होती ही रहती है और मैं कभी भी उससे अच्छा नहीं बन सकता। यहाँ पर वैंग उसे मुंह बंद रखने के लिए बोलता है और कहने लगता है कि तुम दुनिया के सबसे टॉप डिज़ाइनर्स में से एक हो और अपने आप को कंपेयर करना बंद करो, वो तो तुम्हारा भाई ही है, तो फिर तुम अपने आप को उससे क्यों कंपेयर कर रहे हो। यहाँ पर वैंग रैंडन को कॉल लगाकर बोलता है कि मिस्टर डायलू बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुके हैं और वो चलने की हालत में भी नहीं है। मैं उन्हें घर तो ले जा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी है तो तुम्हें ही उसे घर ले जाना होगा, जहाँ पर रैंडन उसे अपने बेडरूम में ले आती है। नेक्स्ट डे जब रैंडन हॉस्पिटल जाती है तो फिर वो अपने एक्स हस्बैंड को देखती है, जिसके ऊपर उसकी मॉम बहुत चिल्ला रही होती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर बाद में उसकी मॉम की बेस्ट फ्रेंड फैंग के साथ में बात कर रही होती है और यहाँ पर रैंडन को उन दोनों का प्लान पता चल जाता है, जहाँ पर फैंग उसकी मॉम को पागल बनाकर एक मेंटल हॉस्पिटल भेजने वाला है। यहाँ पर रैंडन ठान लेती है कि तुमने मुझे तो डिस्ट्रॉय कर दिया, बट मैं मेरी मॉम को कुछ नहीं होने दूंगी। फिर यहाँ पर वो डायलू के फ्रेंड वैंग को बुलाती है, जहाँ पर वो आ जाता है और वो उसे सारी बात बताने लगती है। फिर वो दोनों आपस में एक बहुत बड़ा प्लान बनाते हैं। यहाँ पर रैंडन चल रही होती है तो वो जानबूझ के उस आंटी के ऊपर पानी गिरा देती है। यहाँ पर वो औरत उस पर चिल्लाने लगती है तो फिर रैंडन उसे बोलती है कि मैं आपको इसके बदले पैसे दे सकती हूँ। तो फिर वो 500 यान मांगती है तो रैंडन उसे कम करने के लिए बोलती है और आखिरकार वो 300 यान में मान नहीं जाती है और इतने में ही वैंग उसकी मॉम को लेकर अपने घर आ जाता है। यहाँ पर उसकी मॉम उसे पूछने लगती है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो फिर फैंग बोलने लगता है कि असल में आपको एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए हमने यहाँ पर बुलाया है। और रैंडन वहाँ पर आ जाती है और रैंडन अपने आप को बोलने लगती है कि मैं आपकी बेटी की फ्रेंड थी। यहाँ पे उसकी मॉम कंफ्यूज हो जाती है तो वो बोलने लगती है असल में मैं बचपन से ही अब्रॉड रही हूँ, इस वजह से हमारी ज़्यादा बात नहीं हो पाती है। यहाँ पर रैंडन उसकी मॉम को प्रूफ देने लगती है ताकि वो बता पाए कि वो असल में ही उसकी फ्रेंड है और प्रूफ देते देते उसकी मॉम को समझ आ जाता है कि ये तो उसकी बेस्ट फ्रेंड ही होगी जो उसके बारे में इतना सारा सच जानती होगी। यहाँ पर रैंडन उसे अपने एक्स हस्बैंड का प्लान बताने लगती है और उसका प्लान सुनकर तो उसकी मॉम शॉक हो जाती है। तो फिर रैंडन उन्हें काम डाउन करती है और बोलती है कि आप मिस्टर फैंग पर भरोसा रख सकते हो, वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर है और आपकी बेस्टी नहीं आपके खिलाफ सारी षड्यंत्र रची है, जहाँ पर उसे पैसे दिए जा रहे हैं और उसके बेटे को जॉब भी, और उसी के बदले वो सारे काम कर रही है। और यहाँ पर वो उसे बोलती है कि आप अपनी लाइफ आराम से जियो, जितने एविडेंस होंगे वो मैं सब ढूंढ निकालूंगी। यहाँ पर डायलू रैंडन का वेट कर रहा होता है, जहाँ वो बहुत ब्यूटीफुली रेडी होकर आती है। यहाँ पर डायलू से बोलने लगता है कि तुमने मुझे ये सारी चीज़ें पहले क्यों नहीं बताई। तो रैंडन उसे बोलने लगती है कि तुमने मेरी पहले से ही बहुत ज़्यादा मदद की है और इतना मदद किसी से मांगना अच्छी बात नहीं है। और अपने मन में वो बोलने लगती है कि अगर मैंने डायलू से और हेल्प मांगी तो मैं इसके प्यार में पड़ती ही जाऊंगी। दूसरी ओर डायलू का भाई लियो वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर उसका भाई शीन को लेकर आता है और उससे रैंडन से इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ पर रैंडन को समझ आ जाता है कि शीन ही डायलू की फर्स्ट लव होती है। फिर बाद में डायलू गुस्से में शीन को वहाँ से ले जाता है और उसे बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी लाइफ ख़राब करने के लिए क्यों आई हो। मैंने तुमसे एक बार मना कर दिया है तो मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए अब नहीं है, मेरी फीलिंग्स ये सब करने से बदल नहीं जाएंगी। यहाँ पे शीन उस पर और भी ज़्यादा गुरूर दिखाने लगती है और उसे समझाती है कि तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है।
यहाँ पर दाइलू से गुस्से में जाने के लिए बोलता है, लेकिन शीन यहाँ पर सच्चाई बोलने लगती है और कहने लगती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता मुझे सारी सच्चाई पता है रैनन के बारे में। मुझे उसके मुंह पर और बॉडी पर हुई हर एक सर्जरी दिखाई देती है। भले वो लोगों की नज़र से छुप सकती है, लेकिन मैं ध्यान से देख सकती हूँ कि उसने कौन कौन सी सर्जरी करवाई है। और अगर तुम मेरा मुंह नहीं खुलवाना चाहते हो तो मेरे काम में दखल अंदाजी मत करना। यहाँ पर लाइली को गुस्सा आता है तो फिर वो वहाँ से जाने लगता है। दूसरी ओर शीन उसे पीछे से पकड़ लेती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है और उसे रोकने लगती है। यहाँ पर वो उससे बोलने लगती है कि मैं इतने दूर से बस तुम्हारे लिए आई हूँ और मुझे पता है कि तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो। यहाँ पर दाइलू बोलने लगता है कि जो भी कुछ था वो सब कुछ पास में था, मैं तुम्हें कभी भी पसंद वापस नहीं कर सकता। तुम्हारी फैमिली ने मेरे खिलाफ बहुत कुछ किया है जिसकी वजह से हमें बहुत भारी लॉस भी पड़ा है। इसके लिए ज़बरदस्ती हमें तुम्हें अब्रॉड भेजना पड़ा। यहाँ पर सभी लोग उनकी बातें सुन रहे होते हैं और वो लोग उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं कि ये लोग तो पहले से ही बहुत अच्छे लवर्स थे। अब इन्हें क्या हुआ। इतने में ही वहाँ पर रैनन आ जाती है जो देखती है कि शीन दाइलू को हग कर रही है। ये देखकर रैनन जेलस फील होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर दाइलू शीन से माफ़ी मांगता है और बोलने लगता है, पास में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। दूसरा शीन मन में सोचने लगती है कि तुम्हें क्यों लगता है एक सॉरी से मैं तुम्हें जाने दूंगी। अगर मैं तुम्हारी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हारी लाइफ भी बिगाड़ दूंगी। और यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है और उसके न्यू वर्क के बारे में बताता है। दूसरी ओर ऑफिस में बैठकर शीन अपनी असिस्टेंट को कुछ काम देती है। यहाँ पर उसकी असिस्टेंट बोलने लगती है कि रैनन तो दाइलू की गर्लफ्रेंड है, लेकिन यहाँ पर शीन उसे मुंह बंद रखने के लिए बोलती है। उसके जाने के बाद शीन रैनन के फोटो को फाड़ देती है और उससे रिवेंज लेने की तैयारियां करने लगती है। लियो और रैनन एक साथ लंच करने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर लियो रैनन के साथ बहुत रिस्पेक्टफुली बात करता है और बातों बातों में वो अपने भाई दाइलू की टॉपिक निकालता है। और यहाँ पर वो उससे बोलने लगता है कि क्या तुम्हारे और दाइलू के बीच में कुछ चल रहा है, तो रैनन उसे ना बोल देती है। तो फिर लियो उसे कहता है कि क्या हो अगर तुम दोनों एक साथ हो जाओ। यहाँ पर रैनन उसे बोलती है कि मिस्टर दाइलू और मैं, हम दोनों एक अलग ही दुनिया से बिलोंग करते हैं और हमारे बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो हम साथ हो ही नहीं सकते। फिर इसके बाद में जैसे ही रैनन अपने ऑफिस जाती है, वहाँ का सेक्रेटरी उसे बोलने लगती है कि आप अब हमारे चेयरपर्सन नहीं हो। ये सुनकर रैनन थोड़ी सी शॉक हो जाती है, जहाँ पर शीन आ जाती है और उसे बोलने लगती है कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना भूल ही गई कि हमने चेयरपर्सन को चेंज कर दिया है। यहाँ पर रैनन फाइन की बात करने ही वाली होती है कि शीन बोलने लगती है कि जो भी फाइन या पेनल्टी होगा वो हमने तुम्हारे बैंक में ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया है। तो फिर रैनन बोलने लगती है कि ठीक है, अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, लेकिन मैं तुम्हें ये चीज़ बता दूँ कि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो और मैं मिस्टर दाइलू को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी मदद बहुत पहले से की है। यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी उसे बोलती है कि आप ऐसे चुपचाप कैसे जा रही हो, आपको तो मिस्टर दाइलू को बताना चाहिए। यहाँ पर रैनन बोलती है कि मेरा किसी से भी झगड़ा करने का कोई मूड नहीं है और वो मेरी दुश्मन नहीं है, तो फिर मैं ये सारी बात अपने में ही रखना चाहती हूँ और तुम आज के दिन छुट्टी ले सकती हो क्योंकि मुझे कुछ पर्सनल काम है। इसके बाद में रैनन वैंग से मिलती है, जहाँ पर रैनन डॉक्टर वैंग को थैंक यू बोलती है और वो उसे ये भी कहती है कि एक दिन जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सा मील खिलाऊंगी। तो फिर वैंग उसे चीज़ें सजेस्ट करने लगता है और वो लोग एक डिनर का प्लान बनाते हैं। दूसरी ओर रैनन अपनी मॉम को घर पे कुक करते हुए देखती है। फिर वो लोग खाना खाने बैठ जाते हैं, जहाँ पर पहला बाइट लेते ही रैनन को पुरानी यादें याद आने लगती है और वो इमोशनल हो जाती है, जिसके साथ साथ उसके आंसू भी गिरने लगते हैं। और ये देखकर उसकी मॉम उसे बोलने लगती है कि तुम्हें खाना पसंद नहीं आया। यहाँ पर रैनन कुछ बोल नहीं पा रही थी, तो फिर उसकी मॉम को उसकी आंखों में आंसू दिखते हैं और उन्हें लगने लगता है कि शायद से डिश बहुत ज़्यादा स्पाइसी बन गई है, तो वो उससे माफ़ी मांगने लगती है। लेकिन रैनन उन्हें बताने लगती है कि उसने ये खाना
यानी कि इतना अच्छा खाना बहुत समय बाद खाया है। तो फिर उसकी मॉम उसे और भी खाना ऑफर करने लगती है। यहाँ पर वो आंटी फैंग को कॉल कर कर बोल रही होती है कि 2 दिन पहले ही रैन की मॉम हॉस्पिटल से गायब हो चुकी थी। यहाँ पर फैंग उन्हें गुस्से में पूछने लगता है कि तुमने मुझे तो 2 दिन पहले ये बातें क्यों नहीं बताई और इतना जल्दी क्यों बता रही हो। तो वो आंटी बोलने लगती है कि मुझे लगा वो हॉस्पिटल से निकलकर अपने घर गई होंगी, तो मैं उन्हें उनके घर ढूंढने गई थी, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं थी। यहाँ पर फैंग उससे उसकी मॉम को ढूंढने के लिए बोलता है और कहने लगता है कि जब तक तुम उसे नहीं ढूंढोगी तब तक मैं तुम्हारे बेटे का प्रमोशन नहीं करूँगा। यहाँ पर रैन और डॉक्टर फैंग डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर फैंग को वो डिशेस बहुत पसंद आते हैं। यहाँ पर डॉक्टर फैंग रैन को पूछते हैं कि क्या तुम्हारे और दाइलू के बीच कुछ झगड़ा हुआ है, तो फिर रैन उन्हें मना कर देती है। इसके बाद में डॉक्टर वैंग उसे लियो के बारे में कुछ बताने ही वाले होते हैं कि इतने में ही रैन को किसी का फोन पर कॉल आता है, तो वहाँ से उठकर वो चली जाती है और ये सारी चीजें शीन देख रही होती है। तो फिर वहाँ पर शीन उसके पास जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर वैंग उसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर शीन बोलने लगती है कि असल में मुझे सारी सच्चाई जाननी है। मुझे पता है कि रैन का फेस तुमने ही चेंज किया है, मुझे रैन के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। यहाँ पर वैंग उसे कुछ पर्सनल डिटेल्स देने से मना कर देता है और शीन का यहाँ पर तो मुंह ही फूल जाता है। दूसरी ओर फैंग किसी अनजान आदमी के साथ कार में बैठकर कुछ तो प्लान कर रहा होता है। यहाँ पर रैन अपने घर पर पहुँच जाती है, जहाँ पर दाइलू उसका वेट कर रहा होता है और वो रैन से माफ़ी मांगता है क्योंकि शीन ने उसे उसकी पोस्ट से निकाल दिया। लेकिन यहाँ पर शीन उस बातों को समझ जाती है और उसे सॉरी बोलने से मना कर देती है। यहाँ पर दाइलू अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलने के लिए बोलता है। दूसरे दिन रैन फैंग के ऑफिस में जाती है, जहाँ पर फैंग भी उसे उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है और बोलने लगता है कि आपको आपकी पोजीशन से निकालने का डिसीजन सिर्फ मिस शीन का था। मैंने उन्हें मनाने की कोशिश की पर उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। लेकिन रैन उससे बोलने लगती है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर में आप बस मेरी हेल्प कर देना। यहाँ पर रैन फैंग से झूठ बोलती है कि उसकी ईयरिंग नीचे गुम गई है और वो उसे ढूंढने के लिए बोलती है। तो जैसे ही वो ईयरिंग्स ढूंढने लगता है, रैन फटाफट अपने फ़ोन से लैपटॉप में वो प्रीशियस डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोज़ लेने लगती है और उसके बाद में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जीन आती है, जो रैन को जोर से थप्पड़ मारती है। यहाँ पर रैन उस पर भड़क उठती है और बोलने लगती है कि तुमने अभी तक मेरी पेनल्टी वाले पैसे वापस नहीं किए हैं और अगर जल्द तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे पुलिस को कॉल करना होगा। यहाँ पर वो उसका फ्रेंड फैंग बोलने लगता है कि हालांकि मैं जीन का बेस्ट फ्रेंड हूँ तो मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, तो उसकी तरफ से पैसे मैं तुम्हें पे करूँगा। और यहाँ पर जीन बहुत भड़ास में बोलने लगती है कि अब तुम मेरे फ्रेंड के साथ में मेकआउट करना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पर फैंग उस पर भड़क जाता है और बोलने लगता है कि तुम रैन से अभी माफ़ी मांगो, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर बाद में रैन वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर फैंग जीन के ऊपर बहुत चिल्लाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। यहाँ पर शीन और जीन की टकरार हो जाती है, जहाँ पर वो दोनों बातें करने लगते हैं। तो शीन जीन को बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कि रैन कुछ छुपा रही है और उसका रियल नेम कुछ और ही है। यहाँ पर जीन उसे बोलने लगती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, जहाँ पर शीन बोलने लगती है कि मुझे सारी सच्चाई पता है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। यहाँ पर जीन को यकीन नहीं होता, तो फिर शीन उसे बोलने लगती है कि वर्ल्ड के टॉप बेस्ट सर्जरी ने उसकी प्लास्टिक सर्जरी की है, तो कोई भी ये बात नहीं बता सकता कि उसने अपना पूरा फेस चेंज किया है। और यहाँ पर शीन जीन को डॉक्टर वैंग का फोटो दिखाती है और उसका पीछा करने के लिए बोलती है और साथ ही साथ उससे सारे इंफॉर्मेशंस निकालने के लिए बोलती है। दूसरी ओर दाइलू बार में बैठा होकर ड्रिंक कर रहा होता है, जहाँ पर शीन भी आ जाती है और वो उसे बोलने लगती है कि अब टाइम आ गया है कि मैं तुमसे मूव ऑन कर लूँ। यहाँ पर दाइलू उससे बोलने लगता है कि क्या तुम मूव ऑन कर पाओगी। तो फिर शीन उसे बोलने लगती है कि मेरी डैड की ज़बरदस्ती की वजह से मुझे रिलेशन मेंटेन करना पड़ा और वो सारे फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़े, तो फिर मैं वो पास्ट को पीछे छोड़ रही हूँ और अपनी न्यू लाइफ आज से स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन दाइलू वो ड्रिंक लेने से मना कर देता है, तो वो ड्रिंक उसे खुद ही पीना पड़ता है।
यहाँ पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि बहुत रात के समय में शीन दाइलू को लेकर आती है घर पर, जहाँ पर दाइलू बहुत नशे में होता है। तो फिर वो रान रन उसके रूम का रास्ता पूछती है। फिर वो उसे रूम तक छोड़कर वापस नीचे आती है और वो टेबल पर कार्ड रखती है और रानन से बोलने लगती है कि ये पैसा तुम्हें एक घर खरीदने के लिए इनफ होगा। तुम अभी दाइलू के साथ नहीं रह सकती। हमारे पास रिलेशंस थोड़े अच्छे नहीं थे, लेकिन अब हम वापस आ गए हैं। तो फिर रैंडन बोलने लगती है कि ठीक है, मैं ये घर से निकल जाऊंगी, लेकिन एक बार मिस्टर दाइलू उठ जाए उसके बाद में। फिर बाद में शीन वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जैसे ही दाइलू उठता है तो फिर रैंडन ने उसके लिए बहुत अच्छे ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किए होते हैं। तो दाइलू बोलने लगता है कि क्या आज कोई स्पेशल दिन है। तो रैंडन उसे बोलती है कि नहीं, मैं बस घर से निकल रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आज कुछ अच्छा कुक कर लूँ। यहाँ पर दाइलू उसे घर से जाने के लिए मना करता है। तो रैंडन उसे बोलने लगती है कि मुझे घर से जाना ही होगा, तुमने अभी तक मेरा ध्यान रखा है और अब मैं खुद का ध्यान तो रख ही सकती हूँ क्योंकि मैं अर्न भी करने लगी हूँ। साथ ही साथ वो शीन का दिया हुआ कार्ड वापस करती है। तो फिर दाइलू उसे समझाने लगता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं और शीन आसपास साथ में नहीं है। अगर उसने तुम्हें कुछ कहा है तो वो सारी बातें झूठ है। यहाँ पर रैंडन कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन दाइलू उसे किस कर लेता है और उसे बोलने ही नहीं देता। यहाँ पर दाइलू उसे समझाने लगता है और बोलने लगता है कि अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। यहाँ पर रैंडन कुछ बोलने ही वाली होती है कि वापस से वो उसे किस करने जाता है, लेकिन इस बार रैंडन उसे रोक लेती है। फिर बाद में दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, जहाँ पर दाइलू उसे बोलता है कि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यहाँ पर रैंडन शीन को उसका कार्ड वापस देने के लिए ऑफिस आती है और उसे बोलने लगती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई पता चल चुकी है। यहाँ पर वो उसे कार्ड देकर वापस चली जाती है, जहाँ पर शीन को बहुत गुस्सा आने लगता है और शीन जीन को कॉल लगाती है और अपडेट मांगने लगती है। तो जीन उसे बोलने लगती है कि मैंने वैंग को एक बिल्डिंग के अंदर हर 2 दिन में जाते हुए देखा है, लेकिन मुझे पता नहीं कि असल में वहाँ पर कौन रहता है। तो फिर शीन उसे सारी बातें पता करने के लिए बोलती है। इसके बाद में हम मिस्टर वैंग और रैंडन को घर में देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम रहा करती है। यहाँ पर रैंडन वो लोन वाले आदमियों के पास जाती है, जहाँ पर वो उनसे सीक्रेट कोड में बात करती है। तो उन्हें लगने लगता है कि रैंडन पुलिस वालों के साइड से है। तो फिर वो अपने बॉडीगार्ड को रैंडन को पकड़ने के लिए बोलता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर दाइलू आ जाता है, जो उन सबको पंच मारकर गिरा देता है और वो लोग वहाँ से घर चले जाते हैं। जहाँ पर रैंडन दाइलू से पूछती है कि आखिर तुम्हें मेरे लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। तो फिर वो बताता है कि उसे सारी बातें वैंग ने बताई है और तुम वहाँ पर कैसे जा सकती हो, वो कितना डेंजरस एरिया है। तो फिर यहाँ पर रैंडन उसे सारी बातें बताने लगती है, लेकिन यहाँ पर दाइलू से बोलने लगता है कि नेक्स्ट टाइम तुम एविडेंस ढूंढने के लिए कोई भी ऐसी जगह पर मत जाना, तुम्हारे बदले मैं चला जाऊंगा। साथ ही साथ दाइलू से बचपन की बातें बोलने लगता है कि तुम ही हो जिसने बचपन में मेरी हेल्प की थी, मुझे बुली होने से बचाया था। ये बात तुम्हें याद नहीं होगी, लेकिन मुझे अभी भी याद है। तो फिर लैंडन बोलने लगती है कि मैं बहुत ज़्यादा अगली थी ना। तो दाइलू उसे समझाने लगता है कि कोई इंसान अपने फेस और बॉडी की वजह से अगली नहीं होता, असल में उनकी रियल पर्सनालिटी और उनका काइंड हार्ट उनका रियल ब्यूटी बताता है। फिर यहाँ पर दाइलू रैंडन से अपना प्यार कन्फेस करता है और उसे बोलने लगता है कि तुम्हें मुझे इतना जल्दी रिप्लाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार तुम्हारा रिवेंज पूरा हो जाए उसके बाद में हम अपना मैटर सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रैंडन सुबह उठते ही दाइलू के कन्फेशन के बारे में सोचने लगती है, लेकिन इतने में ही उसे उसकी मदर इन लॉ का कॉल आता है, यानी कि दाइलू की मॉम का। तो फिर वो ऑफिस में जाती है, जहाँ पर लियो, रैंडन और शीन होते हैं और उसकी मॉम वहाँ पर शीन पर भड़क गई होती है और बोलने लगती है कि मुझे तुम्हारी सारी चाल पता है और तुमने जो रैंडन के साथ किया है वो बहुत बुरा है और इसके लिए मैं तुम्हें मेरी कंपनी से निकाल रही हूँ। मुझे तुम्हारी सारी चाल पता है कि किस तरीके से तुम मेरी फैमिली में घुसना चाहती हो। और यहाँ पर वो लियो को भी इसमें दखल अंदाज करने से मना कर देती है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर लियो और शीन आपस में बात कर रहे होते हैं।
और यहाँ पर शीन उसके सामने इमोशनल बनना शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो बोलने लगती है कि इतना टाइम हो गया लेकिन फिर भी तुम्हारी मॉम ने मुझे माफ़ ही नहीं किया है। यहाँ पर लियो कुछ बोल नहीं पाता और शीन के बारे में और फिर दाइलू के रिलेशन के बारे में पूछने लगता है। तो शीन बोलने लगती है कि दाइलू भी ठीक अपनी मॉम जैसा ही है, यहाँ पर वो मेरी कुछ बात नहीं मानता। फिर यहाँ पर हम दाइलू की मॉम और रैन को बात करते हुए देखते हैं और यहाँ पर दाइलू की मॉम रैन से बोलने लगती है कि अगर तुम्हें कोई भी बुली करे या परेशान करे तो तुम मुझे आकर बेफिक्र होकर बता सकती हो। तो रैन बोलने लगती है कि एक्चुअली मैंने कोई और जॉब ढूंढ ली है। तो उसकी मॉम बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जॉब फोर्सफुली नहीं करने दूंगी, तो तुम्हारा दिल जो करता है तुम वो करो, लेकिन अगर कोई भी तुम्हें परेशान कर रहा है तो प्लीज़ मुझे आकर बताओ। और अगर शीन ने मेरे बेटे के बारे में कुछ बुराई की है तो प्लीज़ मेरे बेटे को जज मत करना। शीन हमेशा झूठ ही बोलती है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। शीन अपने पैकिंग कर रही होती है, जहाँ पर कोवर्कर्स उसका मजाक उड़ा कर जाते हैं। तो शीन का ईगो हर्ट हो जाता है। फिर वो जीन को कॉल लगाती है और पूछने लगती है कि क्या तुम्हें पता चला कि उस घर में कौन रह रहा है। यहाँ पर जीन बोलने लगती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उस घर से ना कोई अंदर आता है ना कोई बाहर, तो मुझे लगता है कि वो लोग शायद अकेले मिलते हो। यहाँ पर शीन उसे बोलने लगती है कि तुम उस घर को आग लगा दो, तो उस घर में से कोई ना कोई तो निकलेगा ही। यहाँ पर जीन उसे बोलती तो है कि ये तो इलीगल है, लेकिन शीन उसे बोलने लगती है कि मैं जितना बोल रही हूँ उतना ही करूँ। फिर बाद में हम रैन की मॉम को बेहोश देखते हैं, जहाँ पर उस घर में आग लग गई होती है। और फिर बाद में वो लोग फटाफट उसे एम्बुलेंस के अंदर बैठा देते हैं, जहाँ पर रैन बहुत ज़्यादा रो रही होती है और दाइलू उससे कंसोल कर रहा होता है। लेकिन वैंग उन दोनों को देखकर शॉक होता है और बोलने लगता है कि तुम दोनों डेट कब से करने लगे और इतना क्लोज कब से हो गए। फिर नेक्स्ट सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं, जहाँ पर रैन की मॉम बेहोश होती है और यहाँ पर दाइलू रैन को शांत कर रहा होता है और उसे पॉजिटिव सोचने को बोल रहा होता है। यहाँ पर रैन को लगने लगता है कि ये फायर उसकी गलती की वजह से लगा है। तो फिर दाइलू उसे समझाने लगता है कि तुम्हें खुद का और अपनी मॉम का ध्यान रखना होगा, तुम इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो, मैं इन सब चीज़ों का पता लगा लूँगा कि आखिर ये किसने किया है। यहाँ पर रैन अपने न्यू ऑफिस में जाती है, जहाँ पर सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं। फिर जैसे ही वो ऑफिस के अंदर जाती है तो लियो से बोलने लगती है कि मैंने कल मॉम से ऑलरेडी बात कर ली है कि मैं यहाँ पर काम नहीं करने वाली। तो लियो बोलने लगता है कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ और मेरा ये सेल्फ डिज़ायर है कि तुम यहीं पर काम करो। यहाँ पर रैन उसे समझाने लगती है, लेकिन लियो उससे बोलने लगता है कि मैं तुमसे अट्रैक्टेड हूँ। तो फिर रैन उसे बोलने लगती है कि मुझे तुम्हारी आंखों में देखकर ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरा यूज़ करने वाले हो और तुम किसी चीज़ के लिए मुझे अप्रोच कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर लियो उसे कुछ बोल नहीं देता। फिर रैन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये खुद ही बोले जा रहा है और मेरी बात ही नहीं सुन रहा। इसके बाद में रैन जब अपना शूट कर रही होती है तो फिर वहाँ पर एक लड़का बुके लेकर आता है जो लियो ने भिजवाया होता है। फिर इसके थोड़ी ही देर बाद वापस एक लड़का आता है जो बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आता है और एक गिफ्ट्स भी लियो ने भिजवाए होते हैं। यहाँ पर रैन तंग आकर अंदर चली जाती है और अपनी सेक्रेटरी को बोलती है कि ये सारे गिफ्ट्स आपस में बांट दो। और यहाँ पर आपस में ये लोग बात कर रहे होते हैं कि लियो और दाइलू दोनों भाई एक ही लड़की को पसंद करते हैं। इसके बाद में उसकी सेक्रेटरी रैन को बोलती है कि कुछ रिपोर्टर्स तुमसे मिलने आए हैं। यहाँ पर वो रैन को समझ नहीं आता कि आखिर रिपोर्टर्स उससे क्यों मिलने आए हैं। यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स उससे पूछने लगते हैं कि आखिर आपके बीच में और मिस्टर लियो के बीच में क्या राज है, क्या आप लोग डेट कर रहे हो। और ये सारी चीज़ें शीन पीछे से देख रही होती है और ये सब उसी का प्लान होता है और वो रैन को जाल में फंसा रही होती है। यहाँ पर लियो आके उन्हें जवाब देने लगता है कि असल में मैं ही रैन के पीछे पड़ा हुआ हो। फिर रिपोर्टर्स उससे वापस पूछने लगते हैं कि आप रैन आप मिस्टर लियो की तरफ हो या मिस्टर दाइलू की तरफ। इतने में ही दाइलू वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर दाइलू सबको बोलता है
कि मैं रैन के साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ। यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि लास्ट इंटरव्यू में तो आप लोग ने कन्फेस किया था। यहाँ पर दाइलू से बोलने लगता है कि मैंने अपनी बात कंप्लीट नहीं की है, और इतने में ही वो बड़ा सा बुके निकालता है, जहाँ पर लोगों को समझ आ जाता है कि लियो तो बस मजाक कर रहा है। इसके बाद में ये सारी चीजें देखकर शीन सोचने लगती है कि वो लियो पर कभी भरोसा नहीं कर सकती कि वो कब पलट जाए, तो शीन को अकेली ही सारी चाल करनी पड़ेगी। यहाँ पर लियो और दाइलू आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर लियो से बोलता है कि मुझे रैनन पसंद है, लेकिन दाइलू से बोलने लगता है कि हालांकि तुम मेरे बड़े भाई हो, लेकिन अब मैं वो पुराना इंसान नहीं हूँ जहाँ पर मैं अपनी लवर को तुम्हें दे दूँ। तुम चाहे तो मेरी कंपनी, मेरे पैसे, सारी चीज़ें ले सकते हो, लेकिन मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं वो तुम्हें नहीं दे सकता। यहाँ पर लियो बोलने लगता है कि तुम बदल गए हो, तो दाइलू बोलता है कि कोई इंसान एक राइट पर्सन के लिए ही चेंज होता है। तो लियो से बोलने लगता है कि ठीक है, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा। फिर लियो वहाँ से बाहर जाता है, जहाँ पर लैंडन खड़ी होती है। यहाँ पर रैन और दाइलू के बीच में बात होती है, जहाँ पर रैनन बोल रही होती है कि देखा, तुम दोनों के बीच में झगड़ा तो नहीं हुआ। यहाँ पर दाइलू से बोलने लगता है कि हमारे बीच झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चाल लियो की नहीं थी। लियो असल में तुम्हें पसंद ही नहीं करता, वरना वो तुम्हारे लिए लड़ाई कर रहा होता। यहाँ पर रैनन बोलने लगती है कि मुझे भी ये शक बहुत पहले से है। तो फिर दाइलू बोलता है कि ये चीज़ शीन ने की होगी। यहाँ पर रैनन पूछने लगती है कि तुम्हें क्यों लगता है शीन ने ऐसा किया होगा। तो दाइलू बोलता है कि तुम शीन को जानती नहीं हो, वो किस हद तक जा सकती है। और यहाँ पर दाइलू रैनन को कल डेट के लिए पूछता है, तो रैनन बोलने लगती है कि मेरी मॉम फिलहाल हॉस्पिटल में है और वो ठीक नहीं है, मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारे साथ डेट पर कैसे चल सकती हूँ। तो फिर दाइलू बोलने लगता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो और टेंशन में, तुम ये सारी चीज़ें भूल जाओ। मैं वैंग को वहाँ पर भेज दूंगा और एक दिन तुम आराम से मेरे साथ डेट पर चलो। यहाँ पर रैन जब घर पर होती है तो वो दाइलू के प्रपोजल के बारे में सोचती है, डेट वाली थिंग को सोचकर, और वो मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। फिर वो उठकर बहुत सारे ड्रेसेस लाती है और सोचने लगती है कि वो क्या पहने, और फाइनली वो एक वाइट ड्रेस फिक्स कर लेती है और वापस से मन ही मन मुस्कुराने लगती है। यहाँ पर वो लोग दूसरे मॉल में जाते हैं घूमने के लिए, जहाँ पर वो लोग शॉपिंग करते हैं और साथ ही साथ राइड्स पर भी बैठते हैं। यहाँ पर वो लोग एक बेंच पर बैठे होते हैं, जहाँ पर रैनन दाइलू को देख रही होती है। तो फिर दाइलू से पूछने लगता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो रैनन उससे बोलने लगती है, थैंक यू, मैंने आज बहुत अच्छा दिन बिताया है। लेकिन इतने में ही कोई इंसान पीछे से उसकी सीट पर पैर रख देता है, तो रैनन अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो फिर रैनन उस आदमी को पैर हटाने के लिए बोलती है, लेकिन वो इंसान दोनों पैर ऊपर रख लेता है और यहाँ पर दाइलू को गुस्सा आता है। वो उसे कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन रैनन उसे रोक लेती है और उससे कुछ बोलने से मना करती है। तो दाइलू रैनन को हिम्मत देने लगता है और बोलने लगता है कि अब तुम पहले जैसी सेम पर्सन नहीं हो, अब तुम्हें खुद का स्टैंड खुद से लेना होगा और खुद की आवाज़ उठानी होगी। अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो वो चीज़ मुँह पर बोलो। यहाँ पर रैनन में न जाने कहाँ से कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो खड़े होकर उस इंसान की आंखों पर मुक्का मार देती है। इसके बाद में वो लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर एक बार फिर रैनन दाइलू को थैंक यू बोल रही होती है। यहाँ पर दाइलू से बोलने लगता है कि थैंक यू से भी ज़्यादा मुझे कुछ और सुनना है, और फिर यहाँ पर दोनों किस करने लगते हैं और ये किस मेकआउट में बदल जाता है, जहाँ पर रैनन उसे रोकती है और उसे वो दोनों एक दूसरे को हग करने लगते हैं। दूसरी ओर शीन और जीन एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर जीन उसे बोलने लगती है कि उस घर में असल में मेरे हस्बैंड की एक्स मदर इन लॉ है, यानी कि मेरी बेस्टी ने सुसाइड कर लिया था। तो वो और फैंग दोनों एक दूसरे के साथ एक रिलेशन में थे और दोनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वैंग का और उसकी मॉम का क्या रिलेशन है। यहाँ पर शीन बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, बाकी की बातें मैं पता कर लूँगी। यहाँ पर जीन बोलने लगती है कि मुझे फैंग को सारी सच्चाई बतानी होगी कि रैंडन ने उसे किसी चीज़ की वजह से अप्रोच किया है और वो उसका इस्तेमाल करने वाली है।
यहाँ पर जीन भागते हुए फैंग के घर जाती है उसे सारी सच्चाई बताने के लिए, लेकिन फैंग की मॉम ओपन डोर करती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। लेकिन जीन की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि फैंग वहाँ पर आ जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। यहाँ पर फैंग उसे बोलती है कि रैंडन ने तुम्हारे लिए प्लानिंग की है। यहाँ पर फैंग उस पर चिल्ला उठता है और बोलने लगता है कि प्लीज़ अब तो तुम मेरा और रैंडन का पीछा करना बंद कर दो। तुम्हारा हरकतें बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है और तुम लाइन क्रॉस कर रही हो। और फैंग की मॉम गुस्से में आकर दरवाजे को बंद कर देती है। दूसरी ओर शीन बैंक के ऑफिस तक पहुंच जाती है, जहां पर नर्स उसे रोकती है और पूछने लगती है कि आपके पास क्या अपॉइंटमेंट है। तो फिर शीन झूठ मूठ का वैंग को कॉल लगाती है और बोलने लगती है कि ये लो वैंग से बात करो, जहाँ पर कोई और बात कर रहा होता है। तो फिर वो नर्स उससे बोलती है कि मैं आपको लॉबी में लेकर चलती हूँ, लेकिन शीन यहाँ पर बोलती है कि नहीं, मुझे उनके ऑफिस में वेट करना है। तो फिर नर्स उसे मना करती है, लेकिन शीन उसे धमकियाँ देने लगती है। फिर ना चाहते हुए भी नर्स को उसे उसके कैबिन वाले ऑफिस में ले जाना ही पड़ता है, जहाँ पर शीन अपनी सारी छानबीन करने लगती है इनका पास्ट पता करने के लिए। दूसरी ओर वैंग भागते हुए अपने हॉस्पिटल में आता है, जहाँ पर वो नर्स को पूछने लगता है कि आखिर मेरे कैबिन में कौन है। तो वो नर्स उसे सारी बातें बताती है और डर के मारे वैंग अपने कैबिन की ओर भाग बढ़ता है। यहाँ पर शीन को कुछ मिल नहीं रहा होता, तो वो फाइल्स में ढूंढने लगती है, जहाँ पर फाइनली उसे रैंडन वाला डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है। तो फटाक से वो उस चीज़ को अपने पर्स में छुपा लेती है। इतने में ही वैंग वहाँ पर आता है, जो उसे देखकर शक करने लगता है, लेकिन शीन तो ऐसे खड़ी होती है कि जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। यहाँ पर वैंग उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शीन उसे बोलने लगती है कि मुझे बस तुमसे कुछ बातें करनी है। वैंग उसे बोलता है कि अगर तुम रैंडन के बारे में बात करने आई हो तो तुम भूल ही जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि आखिर तुम मेरी साइड क्यों नहीं हो और उस औरत की तरफ क्यों हो। यहाँ पर वैंग उसे बोलने लगता है कि तुम्हारी वजह से दाइलो ने बहुत सफ़र किया है। यहाँ पर शीन उसे बोलती है कि अगर रैंडन नहीं होती तो दाइलू अभी भी मेरे लिए सेम ही होता और उसे मेरे लिए फीलिंग्स अभी भी होती। यहाँ पर वैंग उससे बोलने लगता है कि तुम्हारी वजह से वो पूरा बदल चुका था। उसने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन तुमने उस पर चीट किया और फिर तुम अब्रॉड चली गई। पर शीन उसे कुछ नहीं बोल पाती और वैंग उसे वहाँ से निकल जाने के लिए बोलता है और वापस आने से मना करता है। यहाँ पर फैंग डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगता है। दूसरी ओर शीन रास्ते पे खड़े होकर वह डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, जहाँ पर उसे रैंडन के पास्ट के बारे में सारी सच्चाई पता चल जाती है और वो हंसने लगती है और बोलने लगती है कि रैंडन अब तो तुम्हारा खेल खत्म हो चुका, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई सबको बता दूंगी। दूसरी ओर वैंग भागता हुआ उसके पास आता है और उसे वो डॉक्यूमेंट्स देने को कहता है, जहाँ पर शीन उसे बोलने लगती है कि मैं जाकर दाइलो को सारी सच्चाई बता दूंगी। तो फिर वैंग उसे बोलता है कि दाइलू को पहले से ही सारी सच्चाई पता है। यहाँ पर शीन उसे बोलने लगती है कि दाइलू कभी भी एक मोटे इंसान को पसंद कर ही नहीं सकता। तो फिर वैंग उसे बोलता है कि दाइलू उसे पहले से ही पसंद करता है और वो उसके सारे पास्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया है और उसने ही उसकी सर्जरी के लिए भी पे किया है। यहाँ पर शीन को उसकी कोई भी बातों पर भरोसा नहीं होता, तो वो डॉक्यूमेंट्स लेकर भागने लगती है और वैंग भी उसके पीछे भागता है, लेकिन एक कार आकर वैंग को टक्कर मार देती है और यहाँ पर वो बेशरम शीन जानबूझकर रैंडन को कॉल करती है और उसे बोलने लगती है कि अगर तुम वैंग का मरा हुआ मुंह नहीं देखना चाहती हो तो जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल में पहुंच जाना। जहाँ पर रैंडन भागते हुए उस हॉस्पिटल में आती है और शीन यहाँ पर उसे ताने मारने लगती है और बोलने लगती है कि लगता है तुम बहुत ज़्यादा ही जल्दी आ गई हो। यहाँ पर शीन उससे बोलती है वैंग तो अंदर हॉस्पिटल में कि वैंग का ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर रैंडन उसके लिए टेंशन लेने लगती है, तो शीन उसे बोलती है कि उसकी टेंशन लेने के बदले तुम खुद की टेंशन करो, मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। यहाँ पर रैंडन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो शीन उसे सारी चीज़ें बताने लगती है और वो खड़े होकर रैंडन को एक थप्पड़ मार देती है। लेकिन यहाँ पर रैंडन उसे थप्पड़ मार देती है और बोलने लगती है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे नीचा दिखा सकती हो तो तुम भूल ही जाओ। तो फिर शीन उसे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दाइलू को हमेशा के लिए छोड़ दो और उसके सामने कभी भी मत आओ। यहाँ पर रैंडन उसकी बातें सुनकर हंसने लगती है
और रैंडन यहाँ पर उसे अपने पास्ट की सच्चाई बताने लगती है कि किस तरह उसके हस्बैंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उन पर चीट किया और उसे जान से मार डाला। यहाँ पर शीन उसे बोलने लगती है कि उन्होंने तुम्हें मारा है तो उससे मैं क्या करूँ, तुम अपना रिवेंज उससे लो, तुम दाइलू को क्यों बीच में ला रही हो। यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि दाइलू मुझे पहले से पसंद करता है। तो शीन उसे बोलने लगती है कि अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दूंगी सभी रिपोर्टर्स को, फिर तुम्हारी पोल खुल जाएगी, फिर तुम रिवेंज भी नहीं ले पाओगी। यहाँ पर रैंडन दिमाग से सोचने लगती है कि अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो फिर मैं अपना रिवेंज कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए वो उसे वादा करती है कि वो उसका घर छोड़कर चली जाएगी। इसके बाद में वैंग को होश आ जाता है, जहाँ पर वैंग बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है और वो रैंडन को बोलता है कि शीन को कैसे भी करके मनाने के लिए। यहाँ पर रैंडन उसे शांत होने के लिए बोलती है और अपने प्लान के बारे में बताती है और यहाँ पर शीन उन दोनों को पीछे से देख रही होती है। यहाँ पर रैंडन उसे बोलने लगती है कि मुझे पहले से एक लाइफ चाहिए थी जहाँ मैं और मेरी मॉम शांति से रह सके। मेरे साथ जो भी हुआ मैं वो वापस नहीं होने देना चाहती और मैं पीसफुल लाइफ जीना चाहती हूँ। फिर रैंडन को दाइलू और उसके पास्ट की मेमोरीज की याद आने लगती है और वो सोचकर वो इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर रैंडन घर पर आती है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और दाइलू को लगने लगता है कि शायद रैंडन के साथ कुछ तो हुआ है। यहाँ पर रैंडन उससे बोलने लगती है कि मेरे लाइफ के सबसे पहले इंसान तुम ही हो, जिसने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया और मुझे इतना ब्रेव बनाया और मेरी इतनी हेल्प की। यहाँ पर दाइलू से पूछने लगता है कि आखिर तुम ये सारी बातें क्यों कर रही हो। तो रैंडन उसे सारी सच्चाई बताने लगती है कि शीन को उसके बारे में पता चल गया है और अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो वो सारी सच्चाई फैंग को बता देगी, जहाँ पर मेरा रिवेंज इनकम्प्लीट हो जाएगा। यहाँ पर दाइलू बोलने लगता है कि क्या तुम मुझसे दूर रह पाओगी, जहाँ पर रैंडन उसे ना बोल देती है। तो दाइलू उससे बोलने लगता है कि तुम्हें मुझे छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस नाटक कर सकते हैं और जैसे ही तुम्हारा रिवेंज कंप्लीट होगा हम ये नाटक खत्म कर देंगे। फिर यहाँ पर रैंडन अपनी सेक्रेटरी को बोलती है कि हमारे कंपनी में सभी वर्कर्स को मेरी तरफ से कॉफ़ी दे देना। जहाँ पर उसकी सेक्रेटरी जब फैंग को कॉफ़ी देने जाती है तो उसकी कॉफ़ी में कुछ खून निकलता है, जहाँ पर फैंग उस कॉफ़ी को फेंक देता है। तो फिर वो सेक्रेटरी बोलने लगती है कि मैंने तो सभी लोगों को कॉफ़ी दी लेकिन किसी की भी कॉफ़ी में ऐसा कुछ नहीं आया, शायद आप अनलकी हो। फिर फैंग उसे वहाँ से भेज देता है। फिर फैंग के फ़ोन में कुछ तो अजीब सा नोटिफिकेशन आता है जिसे देखकर वो डर जाता है। फिर फैंग जब घर पे जाता है तो उसके डोर के बाहर कुछ पार्सल होता है जिसे लेकर वो अंदर जाता है। फिर जैसे ही वो उस पार्सल को खोलता है उसमें रैंडन के मरने के टाइम के कपड़े होते हैं जिस पर खून लगा होता है। तो वो देखकर डर जाता है, लेकिन इतने में ही उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है तो वो उसे अपने पीछे छुपा देता है। उसकी मॉम उसे घर लेट आने के लिए डांटती है, जहाँ पर फैंग उसे बहाने देने लगता है। फिर उसकी मॉम उसे बोलने लगती है कि जीन ज़बरदस्ती घर में आ बैठी है, उसे तुमसे कोई तो बात करनी है और वो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। जहाँ पर फैंग बोलता है कि उसे वेट करने के लिए बोलो, मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। और फैंग वापस से वो बॉक्स ओपन करता है जिसके पीछे वो पेपर में कुछ नोट लिखा हुआ होता है और फैंग बोलने लगता है कि इन छोटे मोटे खेल की चीज़ों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। नेक्स्ट डे फैंग जैसे ही अपने ऑफिस में जाता है उसके टेबल पर एक नोट लिखा हुआ होता है जिसमें रहता है कि हमें पता है कि रैंडन का मर्डर किसने किया है। वो सारी चीज़ें टेबल से फेंक देता है और रैंडन की मॉम की बेस्टी को कॉल लगाता है और बोलने लगता है कि क्या तुम्हें पता चला कि उसकी मॉम कहाँ पर है। यहाँ पर वो बोलने लगती है कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे नहीं पता चला। तो फिर फैंग गुस्से में आकर उसे बोलने लगता है कि अगर जल्दी तुमने पता नहीं लगाया तो मैं तुम्हारे बेटे को नौकरी से निकाल दूंगा। और गुस्से में आकर वो फ़ोन को कट कर देता है। इतने में ही वहाँ पर रैंडन फैंग को पूछने लगती है कि क्या आज रात को आप डिनर के लिए फ्री हो। तो फैंग उससे बोलता है कि नहीं, मैं आज बिजी हूँ और मेरा कुछ तो शेड्यूल है। यहाँ पर रैंडन उसे बोलने लगती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करने वाली थी जहाँ पर मैं किसी का तो प्रमोशन करने के लिए सजेस्ट करने वाली थी और वो नाम आपका था, लेकिन आप बिजी हो तो मुझे किसी और को लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ पर फैंग बातें घुमा देता है और बोलने लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो फ्री हूँ, मैं ज़रूर आऊँगा।
यहाँ पर रैनन और फैंग एक बार में होते हैं जहाँ पर फैंग को जी कॉल कर रही होती है। तो फिर रैनन उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें इतना कौन कॉल कर रहा है। तो फैंग उसे झूठ बोलने लगता है। दूसरी ओर जीन कार में बैठकर लगातार फैंग को कॉल किए जा रही थी, लेकिन फैंग तो उसका कॉल ही नहीं पिक कर रहा था। यहाँ पर फैंग रैनन को पूछने लगता है कि अभी तक प्रेसिडेंट क्यों नहीं आए हैं। तो फिर रैनन बात घुमाकर बोलने लगती है कि क्या तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक नहीं करना है या फिर मैं इतनी बोरिंग हूँ। तो फिर फैंग उससे माफ़ी मांगता है, जहाँ पर रैनन उसे ड्रिंक्स पिलाई जाती है और फाइनली फैंग बेहोश हो जाता है। बाद में रैनन फैंग को लेकर उसके घर जा रही होती है तो पीछे से ही सीन आ जाती है जो धक्के मारकर फैंग को ले लेती है और उसे बेड पर लेटा देती है, जहाँ पर जी रैनन के ऊपर भड़क जाती है और बोलने लगती है कि तुम आखिर इसके साथ क्या करना चाहती हो। यहाँ पर रैनन उससे बोलती है कि मैंने और मिस्टर फैंग ने तो बस डिनर ही किया है और हम आपस में कुछ बातें कर रहे थे, तुम इतनी क्यों चिढ़ रही हो। तो फिर जीन उसे बोलने लगती है कि तुम एक बिच हो और ये बिच वाला वर्ड सुनकर रैनन को गुस्सा आ जाता है। तो वो उसे थप्पड़ मार देती है और उसे तमीज से बात करने के लिए बोलती है। यहाँ पर जीन उसे बोलने लगती है कि मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता है कि तुम और मेरी बेस्टी क्या किया करते थे। यहाँ पर रैनन सोच में पड़ जाती है कि आखिर इसे मेरी सच्चाई पता तो नहीं चल गई, लेकिन अगर इसे मेरी सच्चाई पता चलती तो वो मुझे बोलती कि मैं ही रैनन हूँ, लेकिन यहाँ पर तो वो हम दोनों को अलग अलग पर्सन डिस्क्राइब कर रही है। तो फिर वो उसे बोलने लगती है कि आखिर ये है कौन। फिर यहाँ पर जीन बोलने लगती है कि मैंने तुम्हें उसकी मॉम के साथ देखा हुआ है, तो झूठ बोलना बंद करो। फिर यहाँ पर रैनन को शक होने लगता है कि कहीं वो आग उसकी मॉम के घर पर कहीं जीन नहीं तो नहीं लगाई। इतने में ही वहाँ पर फैंग की मॉम आ जाती है। यहाँ पर उसकी मॉम जीन पर चिल्लाने लगती है कि अब तो तुमने इसे इतना पिला दिया है कि ये होश में नहीं आ रहा है। इतने में रैनन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है और उसकी मॉम को अपना ब्रेसलेट देती है, जहाँ पर उसकी मॉम लालची होकर उस ब्रेसलेट से इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो रैनन को बैठने के लिए बोलती है। यहाँ पर जीन उसकी मॉम को बोलने ही वाली होती है कि इसकी बातों में मत आओ, लेकिन इतने में रैनन उसे बोलने लगती है कि मैंने सुना है जीन ने अपने हस्बैंड से 5 मिलियन का कुछ तो उधार लिया है। यहाँ पर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और जीन को थप्पड़ मार देती है और बोलने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और जीन उल्टा उसकी मॉम को ही मारकर नीचे गिरा देती है, जहाँ पर उसकी मॉम चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर बोलने लगती है कि तुम जैसे की वजह से मेरी लाइफ पूरी खराब हो गई है। जब रैनन हमारी ज़िंदगी में थी तो हमारी लाइफ कितनी अच्छी थी, वो हमारे लिए बहुत कुछ करती थी, लेकिन तुमने तो हमारी पूरी फैमिली को तोड़ कर रख दिया है। और यहाँ पर रैनन सारा तमाशा बहुत खुशी खुशी देख रही होती है, क्योंकि उसके मन को बहुत तसल्ली मिल रही थी उन दोनों को तड़पता देख। यहाँ पर रैनन देखती है कि फैंग उठ चुका है, तो फिर वो फटाक से उसकी मॉम को ऐसे ज़मीन से उठाती है और बोलने लगती है कि आपको लगी तो नहीं। यहाँ पर फैंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो फिर रैनन उससे बोलने लगती है कि असल में जीन ने तुम्हारी मॉम को थप्पड़ मारकर नीचे गिरा दिया, और उसकी मॉम भी वहाँ पर रोने का नाटक करती है, जहाँ पर फैंग गुस्से में आकर जीन को थप्पड़ मारता है और जीन बोलने लगती है कि तुम्हारी ही मॉम ने मुझे पहले मारा था। फिर रैनन बोलती है कि बड़े बुजुर्ग हमें सुना क्या दे, डांट क्या दे, हमें उन्हें उल्टा मारना नहीं चाहिए। यहाँ पर फैंग चिल्लाकर बोलने लगता है कि आखिर तुम कब तक मेरी फैमिली को ट्रबल करती रहोगी। यहाँ पर जीन उससे बोलने ही वाली होती है कि फैंग उसका गला पकड़ लेता है और जीन यहाँ पर बोलने लगती है कि क्या इसी के लिए तुमने अपनी एक्स वाइफ को मारा था, क्या मैं सभी को सारी सच्चाई बता दूँ। इतने में रैनन फैंग को बोलती है कि तुम इसे मत मारो, तुम इतना बड़ा डिसीजन नहीं बना सकते, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा इसकी वजह से। तो फिर वो उसे छोड़ देता है, जहाँ पर जी वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में फैंग अपनी मॉम और शीन से और रैनन से सॉरी बोलता है। फिर बाद में वो उससे माफ़ी मांगने के बाद उसे घर ड्रॉप करने के लिए बोलता है, जहाँ पर फैंग जैसे ही क्वेश्चन पर बैठता है उसे एक रिंग मिलती है जो उसकी एक्स वाइफ रैनन की थी। तो वो उसे देखकर सोचने लगता है। दूसरी ओर रैनन और लियो एक दूसरे से मिलते हैं।
जहाँ पर लियो से बोलने लगता है कि तुम मेरे भाई को कभी भी मत छोड़ना। यहाँ पर रैनन बोलने लगती है कि मैंने और उसने तो कब का ब्रेकअप कर लिया है। यहाँ पर दाइलू से बोलने लगता है कि मुझे तुम्हारे पास्ट की सारी सच्चाई पता है। तो रैनन उसे बोलती है कि क्या शीन ने तुम्हें बताया। फिर लियो बोलता है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन प्लीज़ तुम दाइलू का साथ कभी भी मत छोड़ना। मुझे पता है कि तुम दोनों अभी भी साथ में हो। यहाँ पर रैनन सोचने लगती है कि क्या पता लियो शीन के साथ मिला हुआ हो। तो फिर वो उसे बोलने लगती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो लियो बोलता है कि बचपन से दाइलू ने अपने कोई डिसीजंस नहीं बनाए हैं, जहाँ पर उसने शीन का भी हार्ट ब्रेक किया था मेरी वजह से, लेकिन वो तुम पे गिव अप कभी नहीं करेगा। यहाँ पर रैनन उसे झूठ ही बोलती है कि मैं और दाइलू अब कभी भी साथ में नहीं हो सकते, क्योंकि उसे शक जाता है कि शीन और लियो एक साथ मिले हुए हैं। और लियो ये चीज़ सुनकर मन में रिलीफ हो जाता है और उसे यकीन आ जाता है कि अब वो दोनों साथ में नहीं है। लियो बार में बैठकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और उसी के साथ साथ वहाँ पर शीन भी होती है, जहाँ पर वो उसे ड्रिंक करने से मना करती है, लेकिन फिर भी वो उसकी नहीं सुनता और बोलने लगता है कि कुछ दिनों पहले मेरे और रैनन के बीच में सब कुछ ठीक था, तो फिर वो मुझ पर चीट कैसे कर सकती है। यहाँ पर शीन उसे बोलने लगती है कि मुझे पहले से ही पता था कि रैनन कैसी है, इसके लिए मैं तुम्हें उससे दूर कर रही थी। यहाँ पर दाइलू बहुत ज़्यादा गम में था, तो फिर शीन उसे झूठ झूठ बोलने लगती है कि पहले से ही मैं तुम्हारे लिए ही बनी थी और हमें एक साथ रहना चाहिए। तो वो उसे किस करने जाती है, लेकिन दाइलू उसे दूर कर देता है और खड़ा होकर जाने लगता है, जहाँ पर वो दोनों घर पहुँच जाते हैं और लियो वहाँ पर उनका वेट कर रहा था। फिर बाद में शीन दाइलू को अपने रूम तक छोड़ती है, जहाँ पर लियो और शीन आपस में बात कर रहे होते हैं। दाइलू उन्हें ऊपर से देख रहा होता है, जहाँ पर दाइलू से बोलता है कि मैंने रैनन के साथ बात की है और मुझे यकीन आ गया है कि उन दोनों ने स्प्लिट अप कर ही लिया है। यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि मैं एक बार फिर से दाइलू का दिल जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर यहाँ पर लियो से बोलता है कि एक बार तुम्हारे सारे शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाए, फिर क्या तुम मेरे साथ रहोगी और दाइलू को छोड़ दोगी। तो शीन उसे साफ साफ मना कर देती है। लियो बोलने लगता है कि ये सारी चीज़ें मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तो फिर शीन बोलती है कि मुझे एक बार फिर से अपना मजाक नहीं बनाना है, इसके लिए मैं ये सब नहीं करने वाली, तो तुम सपने देखना बंद कर दो। यहाँ पर रैनन हॉस्पिटल में अपनी मॉम को सूप पिला रही होती है। उसकी मॉम उसे देखकर बोलने लगती है कि तुम्हें देखकर मुझे मेरी बेटी की याद आने लगती है, और वो इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और बोलने लगती है कि क्या मेरी बेटी हेवन में खुश होगी। तो फिर रैनन उन्हें शांत कराती है और बोलने लगती है कि आप शांत हो जाओ, आप अगर इस तरह से रहोगे तो आपकी बेटी भी खुश नहीं होगी और जल्दी सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। इतने में ही रैनन को सिक्योरिटी गार्ड का कॉल आता है, जहाँ पर वो उससे बोलता है कि जिस दिन आपके घर में आग लगी थी उस दिन का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है, लेकिन उस वुमन का जो फेस है वो थोड़ा सा ब्लर है। इसके बाद में रैनन वहाँ से चली जाती है और डायरेक्ट जाकर वो जीन से मिलती है और वो वीडियो उसे बताने लगती है। यहाँ पर जीन बोलने लगती है कि मैं इस वीडियो में नहीं हूँ, तुम मुझे नहीं डरा सकती। जहाँ पर रैनन बोलने लगती है कि मैंने तो कहा ही नहीं कि तुम इस वीडियो में हो। तो फिर जीन अपना मुंह बंद कर लेती है। फिर रैनन उसे बोलती है कि क्यों ना मैं ये वीडियो पुलिस को दे दूँ, तो पुलिस खुद ही पता लगा लेगी। यहाँ पर जीन डर जाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है और वो उसे रिकॉर्डिंग सुनाती है, जहाँ पर शीन ने उसे ये करने का ऑर्डर दिया था। फिर रैनन उसे वो रिकॉर्डिंग भेजने के लिए बोलती है और साथ ही साथ ये भी बोलती है कि तुम्हारी बेस्टी के मर्डर का खुलासा कर दो और उसकी गवाही दे दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। यहाँ पर जीन बोलने लगती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, फैंग मुझ पे बहुत ट्रस्ट करता है। तो फिर रैनन बोलने लगती है कि कल रात को जिस तरीके से उसने तुम्हारा गला पकड़ा था, सारी सच्चाई बाहर आ गई थी। तो फिर जीन उससे कुछ समय मांगती है और रैनन उसे बोलती है कि मैं तुम्हें ज़्यादा समय तो नहीं दे सकती, लेकिन कुछ दिन मैं तुम्हें दे सकती हूँ, तो जल्दी से सोच लो वरना तुम भी फंस जाओगी।
दूसरी ओर फैंग जीन के घर जाता है, लेकिन जीन डोर ओपन ही नहीं कर रही होती। तो फिर फैंग उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए न्यू बैग लेकर आया हूँ। फिर जीन अपना डोर ओपन कर देती है, जहाँ पर जीन उसे बोलने लगती है कि मैं एक बैग से नहीं मानने वाली। जहाँ पर फैंग और वो आपस में बात करने लगते हैं और जीन बोलती है कि तुम मुझसे अब से झगड़ा करना बंद कर दो। जहाँ पर फैंग अपने मन में बोलता है कि तुम जिंदा बचोगी तो मैं तुमसे झगड़ूंगा ना। यहाँ पर जीन उसे बोलने लगती है कि तुम और मैं शादी के बारे में कब डिस्कस करने वाले हैं, मैंने अपनी फैमिली को सब कुछ बता दिया है। जहाँ पर फैंग उसे बोलने लगता है कि मैं जल्द ही इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मुझे कुछ लेटर्स मिल रहे हैं। यहाँ पर जीन बोलने लगती है कि तुम किस लेटर्स की बात कर रही हो। तो फैंग बोलता है कि कहीं तुम मुझे डरा तो नहीं रही हो ना। यहाँ पर जिंग बोलने लगती है कि तुम किस लेटर के बारे में बात कर रहे हो। तो फैंग बोलता है कि कहीं तुम मुझे डरा तो नहीं रही हो। यहाँ पर जीन बोलती है कि अगर तुम मेरा लेट रिप्लाई करोगे तो मैं तुम्हें बहुत डराऊंगी। फिर बाद में फैंग उससे पानी मांगता है, तो वो पानी लेने के लिए किचन में चली जाती है और बड़ी चालाकी से फैंग अपने जेब से एक रस्सी निकालता है और बांधने लगता है। और बाद में जीन पानी भरते हुए बोलने लगती है कि मैं तुम्हें कब से कह रही थी कि तुम रैंडन से दूर रहो, उसने तुम्हें जानबूझकर अप्रोच किया है और वो तुम्हारी एक्स वाइफ की मदर से मिलती रहती है। और ये लास्ट वाला सेंटेंस सुनकर फैंग शॉक हो जाता है, जहाँ पर वो गुस्से में जीन को वो सारा चीजें वापस रिपीट करने को बोलता है और बोलने लगता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो मेरी एक्स वाइफ की मदर के साथ मिलती रहती है। तो फिर वो उससे उसका एड्रेस पूछता है, जहाँ पर वो बोलती है कि वो जगह का तो ऑलरेडी आग लग चुकी है और उसकी मॉम तो अभी हॉस्पिटल में है। तो फैंग को वो बातें याद आने लगती है जो उसकी मदर इन लॉ की बेस्टी बता रही होती है। इसके बाद में वो उसके हॉस्पिटल का एड्रेस लेता है और वहाँ पर जाने लगता है। और यहाँ पर फैंग लिफ्ट में किसी को तो कॉल करके उसकी मदर इन लॉ के बारे में पता करने के लिए बोलता है। दूसरी ओर एक पार्क में रैंडन और दाइलू मिलने वाले होते हैं, लेकिन दाइलू से इशारा कर रहा होता है कि शीन कार में बैठकर हमें देख रही है और मेरा पीछा कर रही है। तो रैंडन ऊपर चली जाती है, जहाँ पर रैंडन उससे टेक्स्ट करती है कि मैं सेफली घर पहुँच गई। तो दाइलू से बोलता है कि मुझे तुम्हें एक लास्ट बार देखना है और मुझे तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है, क्यों ना हम नाटक कर ले थोड़ा। तो फिर रैंडन नीचे आती है, पर बारिश हो रही होती है और उसने अम्ब्रेला लाया होता है और वो उसे बोलने लगती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मेरा दिमाग खराब करना बंद कर दो, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। बाद में दाइलू और वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं, जहाँ पर रैंडन चली जाती है और शीन पीछे से आ जाती है और दाइलू को बोलने लगती है कि अब समय आ गया है, तुम्हें रैंडन को भुला देना चाहिए। जहाँ पर दाइलू से बोलने लगता है कि तुम रैंडन के एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। और यहाँ पर शीन उस पर गुस्सा होने लगती है, जहाँ पर दाइलू बेहोश हो जाता है। तो फिर शीन उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाती है और शीन रैंडन को कॉल लगाकर बोलती है कि अब से तुम्हें उससे मिलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो रैंडन बोलती है कि मुझे उससे नहीं मिलना, वो ज़बरदस्ती मुझसे मिलने आ जाता है। तो शीन बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब वो तुम्हारे पास कभी भी नहीं आएगा। दाइलू को सोता देख मन में शीन बहुत सारे प्लान्स बनाने लगती है कि कैसे वो दाइलू को खुश करेगी। कि क्या रैंडन पहुंच जाती है फैंग के ऑफिस में और वो उससे बोलने लगती है कि मैंने तुम्हारी मॉम के लिए कुछ सप्लीमेंट्स लिया है, तो मुझे वो उन्हें देना है, तो क्या हम तुम्हारे घर किसी दिन चल सकते हैं। मन में ही फैंग सोच रहा होता है कि क्या सच में ये उस मोटी की फ्रेंड होगी, लेकिन इतने ही रैंडन उसका ध्यान भटका देती है। तो फैंग उसे बोलने लगता है कि ठीक है, आज रात हम हमारे घर चल सकते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम रैंडन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो उसके लिए डिनर प्रिपेयर करने लगती है, जहाँ पर वो फैंग को बोलती है कि क्यों ना तुम इसी से शादी कर लो और जिंग को छोड़ दो, ये तो जिंग से लाखों गुना अच्छी है। तो फिर फैंग बोलने लगता है कि मॉम आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। यहाँ पर वो सभी लोग डिनर करने बैठ जाते हैं, जहाँ पर डिनर करते वक्त उसका बेटा चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि मुझे मेरी मॉम के हाथ का खाना है। तो उसका डैड उस पर चिल्ला देता है और बोलने लगता है कि हमारे घर पे कोई गेस्ट आया है, अगर तुम ऐसा हरकत करोगे तो हमारे घर पे गेस्ट कभी भी नहीं आएंगे। तो फिर रैंडन वहाँ से उठकर वॉशरूम चली जाती है और वॉशरूम में रोने लगती है, क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो गई थी अपने बेटे को देखकर।
फिर वो अपने को कैसे था काम डाउन कर कर बाहर निकलती है, जहाँ पर फैंग उसे चाय पीने के लिए देता है। तो चाय वो जानबूझकर अपनी ड्रेस पर गिरा देती है और उसे बोलने लगती है कि क्या मैं ये ड्रेस चेंज कर सकती हूँ। तो फिर वो उसे एक रूम में लेकर चला जाता है जो रूम फैंग का होता है और वो वहाँ पर कुछ ढूंढने लगती है। फिर रैंडन को एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसका फोटोज वो लेने लगती है। फिर बाद में फैंग को शक जाता है कि कहीं ये छानबीन तो नहीं कर रही। तो फैंग फटाक से चाबी लेकर दरवाज़ा खोलता है, लेकिन वो तो अपने कपड़े पहन रही थी। तो वो अपना बैग का जिप बंद करने के लिए फैंग को बुलाती है। यहाँ पर फैंग जैसे ही वो जिप को बंद करता है, फैंग उसकी ब्यूटी को देखकर लड्डू हो जाता है और उसे बोलने लगता है कि ये ड्रेस आप पर बहुत सूट हो रही है और आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। यहाँ पर रैनन उसे बोलती है कि अब हमें घर जाना चाहिए, मुझे घर जाने के लिए लेट हो रहा है। रैंडन और डायलो एक गार्डन में मिलते हैं, जहाँ पर रैंडन उसे पूछने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कि शीन हमें देख लेगी। तो फिर डायलो बोलता है कि इसका तुम टेंशन मत लो, शीन को अब यकीन आ गया है कि हम दोनों एक साथ नहीं हैं। जहाँ पर डायलो उसे डॉक्यूमेंट्स देता है जो होते हैं फैंग के शेयर होल्डिंग्स और इंश्योरेंस के पैसे। तो फिर रैंडन उसे थैंक यू बोलती है और सॉरी भी, क्योंकि उस दिन उसने उसे रेन में रोक कर रखा था और बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से दाइलू जुकाम हो गया था। यहाँ पर दाइलू बोलने लगता है कि ये जुकाम तो बस कुछ दिनों तक टिकेगा और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा रिवेंज बहुत जल्द ही ठीक हो जाए ताकि हम दोनों एक साथ वापस आ जाए। यहाँ पर रैंडन दाइलू को बताती है कि उसे लग रहा है कि फैंग उससे झूठ बोल रहा है। जहाँ पर दाइलू से बोलने लगता है कि मुझे तो लग रहा है कि शायद फैंग को तुम पर शक आ गया हो। तो फिर वो दोनों एक दूसरे को चक्कर न रहने के लिए बोलते हैं। शीन अपने घर पर बैठकर आराम कर रही होती है कि उसे जीन का कॉल आता है, जहाँ पर जीन हेल्प मांगती है। तो शीन बोलने लगती है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। तो जीन उसे धमकी देने लगती है कि मेरे पास वो रिकॉर्डिंग अभी भी है जहाँ पर तुमने मुझे उन पर नज़र रखने और उस घर पर आग लगाने के लिए बोला था। तो शीन बोलती है कि तुम किसी को भी ये चीज़ प्रूफ नहीं कर पाओगी कि वो मेरी आवाज़ है। और रही बात आग लगाने की, तो मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुमने तो वो काम सच में कर दिया। यहाँ पर जीन बहुत हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन शीन उसे ये बोलकर कॉल कट कर देती है कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो और सारी सच्चाई बता दो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। यहाँ पर जीन गुस्से में चिल्लाने लगती है। इतने में ही रैंडन वहाँ पर आ जाती है, जो उससे बोलने लगती है कि क्या तुमने अपना डिसीजन बना लिया है। तो फिर जीन उसे बोलती है कि क्यों ना तुम इन सब के बदले में मुझसे पैसे ले लो और मेरा पीछा छोड़ दो। तो रैंडन बोलने लगती है कि मेरे पास तो इतने पैसे हैं कि तुम मुझे कुछ पैसे ऑफर भी करोगी तो वो बहुत कम है, तो पैसों की तो बात भूल जाओ, तुम बस अपना गवाह दे दो। यहाँ पर जीन बोलने लगती है कि मैंने अगर अपनी गवाही दे दी तो फिर फैंग मुझे नहीं छोड़ेगा और मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो फिर रैंडन से बोलने लगती है कि मेरे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं कोर्ट में पेश करने के लिए। ये जो सुसाइड नोट तुमने लिखा है वो मुझे अच्छे से पता है कि ये रैंडन की नहीं बल्कि तुम्हारी हैंडराइटिंग है। यहाँ पर जीन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर रैंडन को इतनी सारी बातें कैसे पता है, और वो बहुत ज़्यादा डरने लगती है और चिल्लाने में लगती है कि प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। यहाँ पर रैंडन उसे बोलती है कि अगर तुमने गवाही नहीं दी तो फिर तुम सोच लो, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि तुम्हारे पास इंश्योरेंस के पैसे भी है और तुमने उसे इन सब चीज़ों के लिए मार डाला। यहाँ पर तो जीन बहुत ही ज़्यादा पागल की तरह माफ़ी मांगने लगती है। तो शीन उसे चिल्लाकर बोलती है कि तुम्हें गवाही देनी पड़ेगी, जहाँ पर वो हाँ बोल देती है। दूसरी ओर रैंडन की सेक्रेटरी उसके बेटे को लेने के लिए जाती है, जहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं खुलता। तो रैंडन फैंग को कॉल कर कर बोलती है कि मैं वहाँ पर नहीं आ सकी, इसके लिए मैंने अपनी सेक्रेटरी को भेजा था, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। तो फिर फैंग बोलता है कि उसे तो मेरी मम्मी कब का लेकर चली गई है। इतने में ही फैंग को उसकी मदर इन लॉ की बेस्टी का कॉल आता है, जो उसे बोलने लगती है कि मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। यहाँ पर वो उसको सारा एड्रेस बता देती है, जहाँ पर वो उससे साथ साथ ये भी कहती है कि मैं उसे लेकर अपने गांव चली जाऊँगी, फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं करेगा। तो फैंग बोलने लगता है कि मेरे पास कोई दूसरा प्लान है, तुम्हें उसे गाँव लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर नर्स उसकी पैकिंग कर रही होती है,
तो उसकी मॉम बोलने लगती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो नर्स बोलती है कि तुम्हारी फैमिली मेम्बर तुम्हें छुड़ाने आए हैं। जहाँ पर फैंग और उसकी वो बेस्टी होती है, तो उसकी बेस्टी को वो समझाने लगती है कि फैंग बहुत चालाक इंसान है, इसकी बातों में मत आओ, और वो फैंग को मारने लगती है। यहाँ पर उसे सभी लोग रोकने लगते हैं। दूसरी ओर फैंग नर्स को झूठ झूठ बोलने लगता है कि मेरी मॉम थोड़ी सी पागल है, तो इनकी बातों में मत आना प्लीज़, मैं इनके लिए हमेशा अच्छा ही चाहूँगा। फिर वो उसे एक जगह जाकर किडनैप कर लेता है और उसे बंद दरवाजे के पीछे रखता है और उसे बोलने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन डाउन हो गई है और मेरा भांडा भी फूटने वाला है और मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरी बातों का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। जहाँ पर वह रैंडन और उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगता है, लेकिन उसकी मॉम उसे कुछ नहीं बताती। दूसरी ओर रैंडन उस हॉस्पिटल में पहुँच जाती है और नर्स को पूछने लगती है, जहाँ पर वह नर्स उससे बोलती है कि आज उसकी फैमिली आई थी और उसे वापस लेकर चली गई। तो फिर रैंडन यहाँ पर घबरा जाती है। दूसरी ओर दाइलू अपने बेस्टी फैंग से मिलने आया होता है, जहाँ पर वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है और बोल रहा था कि अच्छा हुआ तुम्हारा पैर टूटा है, ना कि तुम्हारे हाथ, वरना मेरे प्यारे छेज की सर्जरी कौन करता। यहाँ पर वो दोनों आपस में हंसने लगते हैं और यहाँ पर वैंग उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मेरी वजह से तुम्हारा और रैन का रिलेशन खराब हो गया है। तो फिर दाइलू उसे टेंशन लेने के लिए मना करता है और कहता है कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, हम तो बस नाटक कर रहे हैं। इतने में ही दाइलू को रैंडन का कॉल आता है, जहाँ पर वो डर के मारे उसे सारी सच्चाई बताने लगती है कि उसकी मॉम को फैंग ने किडनैप कर लिया है। जहाँ पर वैंग भी परेशान होकर उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम इतने टेंस क्यों हो। तो फिर दाइलू उसे सारी बातें बताकर वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर रैंडन दाइलू से मिलकर बोलने लगती है कि मैंने नर्स से पूछा कि वो कहाँ पर होंगी, लेकिन नर्स को उनका कुछ अता पता ही नहीं है। तो फिर दाइलू उसे टेंशन लेने के लिए मना करता है और वो कॉल लगाकर अपने सभी बॉडीगार्ड्स को ढूंढने के लिए बोलता है। इसके बाद में उसका एक बॉडीगार्ड उसे बोलता है कि आपकी मॉम यहाँ पर ही किसी के तो घर में है, लेकिन हमें वो लोकेशन नहीं मिल पा रही है। जहाँ पे वो लोग एक घर में घुसते हैं तो वहाँ पर उसकी बेस्टी होती है और यहाँ पर रैनर उसे थप्पड़ मारकर बोलने लगती है कि तुम उस औरत के साथ ऐसा क्यों कर रही हो। एक तो उसे तुम्हारे बच्चे की फीस भरी, तुम्हें इतना बड़ा किया और उसे तुम्हारी बहुत हेल्प की लाइफ में, और तुम उसे बिट्रे कर रही हो। यहाँ पर उस आंटी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है। और यहाँ पर रैंडन उसके बारे में पूछने लगती है तो वो बोलने लगती है कि मैं आखिर अपनी फ्रेंड का एड्रेस तुम्हें क्यों दूँ। तो फिर दाइलू बोलता है डेलिल ग्रुप कंपनी का ओनर हूँ, तो मैं तुम्हारे बेटे को एक अच्छा जॉब दिला सकता हूँ। जहाँ पर उसकी मॉम को यकीन नहीं होता तो दाइलू अपना कार्ड उन्हें देता है। फिर वो उन्हें खींच के वहाँ से लेकर चले जाते हैं ताकि वो जल्द से जल्द अपनी मॉम का पता कर सके। यहाँ पर रैंडन उस दरवाजे को पीट कर चिल्ला रही होती है कि मॉम मैं आपको बचाने आ गई हूँ, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहा होता। तो फिर रैंडन के होप्स कम हो जाते हैं, जहाँ पर दाइलू उसे टेंशन लेने के लिए मना करता है और उसे घर जाने के लिए बोलता है। दूसरी ओर यहाँ पर वो आंटी कॉल कर कर फैंग को सारी सच्चाई बोलने लगती है कि जैसा तुमने कहा था वैसे ही उस मेरी फ्रेंड को ढूंढने के लिए कोई 2 जन आए हैं, और यहाँ पर तो एक लड़की उसकी बेटी जैसी ही दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों सेम ही हो। यहाँ पर फैंग मन में सोचने लगता है तुम्हारी सारी सच्चाई अब मुझे पता चलती जा रही है और तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि आखिर मैंने तुम्हारी मॉम को कहाँ पर रखा है। इसके बाद में फैंग रैंडन को कुछ डरावने टेक्स्ट डालता है, जिसे देखकर रैंडन डर जाती है, लेकिन दाइलू उसे शांत रहने के लिए बोलता है और कहता है कि शायद से शीन ने इसे सब कुछ बता दिया है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, हम ये सारी चीज़ें अच्छे से हैंडल कर लेंगे। और यहाँ पर दाइलू सीधा शीन से मिलने चला जाता है, जहाँ पर शीन हंस हंस कर उसके सारी बातें बताने लगती है। यहाँ पर दाइलू गुस्से में आकर उसे बोलने लगता है कि मैं और रैंडन कभी जुदा हुए नहीं थे, ये सब तो हमारे प्लान का हिस्सा था और हमें ये भी पता था कि एक दिन तुम मुझे डिच कर ही दोगी और तुम मुझे धोखा दोगी। फिर यहाँ पर शीन बोलती है कि मैं तुमसे रियल लव करती हूँ, लेकिन तुमने वो कभी देखा ही नहीं। यहाँ पर दाइलू उसे पुरानी बातें बोलने लगता है
कि तुमने मेरे भाई के साथ मुझ पर ही चीट किया है, तो मैं तुम पर कभी भी विश्वास नहीं कर सकता और मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि हम दोनों साथ नहीं हो सकते। यहाँ पर वो तो उसे थप्पड़ भी मार देता है। यहाँ पर शीन उसे धमकी देने लगती है कि अगर तुमने ज़्यादा होशियारी की तो फिर मैं उसकी मॉम को हमेशा के लिए गायब कर सकती हूँ। तो फिर ताइली उसे बोलने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझे धमकियाँ दे रही हो। तुम भूलो मत कि मैं कौन हूँ और मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे एविडेंस है जो मैं पुलिस में दे दूंगा तो तुम जेल में चली जाओगी। तो फिर वहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगने लगती है। दूसरी ओर हम जीन को देखते हैं जो फ़ोन के सामने खड़े होकर अपना वीडियो बना रही होती है, जहाँ पर वो सारी चीज़ें कन्फेस करने वाली होती है। लेकिन वो वीडियो जैसे ही उसका बनाकर हो जाता है, वो एक मैसेज देखती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि रैन रैनी उसकी बेस्टी है जो मर चुकी थी, लेकिन उसने सर्जरी करवाई है, लेकिन उसे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। दूसरी ओर दाइलो रैंडन को शांत रहने के लिए बोलता है और वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी मॉम को सही सलामत ढूंढ लेगा। यहाँ पर रैंडन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। दूसरी ओर रैन फैंग की कार में बैठती है और उसका पीछा दाइलो और उसके बॉडीगार्ड्स कर रहे होते हैं ताकि रैन को कुछ हो ना जाए। यहाँ पर रैन उससे पूछने लगती है कि तुम मुझे इतने सुनसान जगह पर क्यों लेके आए हो, क्या तुम वापस से मेरा मर्डर करना चाहते हो। तो फिर उसका हस्बैंड उसे बोलने लगता है कि अभी भी तुम मेरी वाइफ ही हो और तुम पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुकी हो, तो क्यों ना हम लोग वापस एक साथ आ जाए। जहाँ पर वो उसे पैसे देकर बोलने लगती है कि मेरी मॉम को छोड़ दो। तो वो बोलने लगता है कि आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं, और यहाँ पर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। फिर इसके बाद पे दाइलो उतरकर अपने बॉडीगार्ड्स को वहाँ पर भेजता है जहाँ पे वो लोग उसे मारने लगते हैं और वो रैन को बचा देता है। यहाँ पर वो लोग उसे सच्चाई बताने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो बोलने लगता है कि तुम पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करो और सभी को बोलो कि तुम सुसाइड खुद से की थी, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। इसी के बाद ही मैं तुम्हारी मॉम का रियल एड्रेस बताऊंगा। जहाँ पर रैंडन मान जाती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जीन उसके बेटे को पिक करने जाती है, जहाँ पर टीचर उसे दे नहीं रही होती। फिर वो बहाना मारने लगती है, लेकिन यहाँ पर एक बॉडीगार्ड होता है जो ये सारी डिटेल्स दाइलो को बता देता है और ये सारी चीज़ रैंडन सुन लेती है और वो डर जाती है। इतने ही जीन रैंडन को वीडियो कॉल करती है, जहाँ पर वो वीडियो कॉल उसके बेटे को देती है और वो बहुत रो रहा होता है। तो फिर रैंडन उसे देखकर इमोशनल हो जाती है और जीन को पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, और यहाँ पर जीन उसे अपने एविडेंस के साथ आने के लिए बोलती है। यहाँ पर उसका बेटा बड़ी चालाकी से उसे बाइट कर भाग जाता है। यहाँ पर वो बॉडीगार्ड उसे उठा लेता है। फिर बाद में जीन नाटक कर बोलने लगती है कि मेरे बेटे को इससे चुरा लिया। फिर वहाँ के लोग उस पर ब्लेम करने लगते हैं, लेकिन इतने में ही वहाँ पर रैंडन और दाइलो आ जाते हैं, जो वो वीडियो दिखाकर सभी को सारी सच्चाई बता देते हैं। और यहाँ पर जीन सारा इंजाम फैंग पर लगा देती है और बोलने लगती है कि उस फैंग के कहने पर किया है। दूसरी ओर फैंग पर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है और उसे डांट रही होती है क्योंकि उसका ग्रैंडसन उससे मिल नहीं रहा था। यहाँ पर वो उसे बोल तो रहा था कि मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा कॉल ही नहीं पिक कर रही है। तो वो उसे बोलने लगती है कि तुम्हारी इन चीज़ों की वजह से एक अच्छी खासी फैमिली बिगड़ चुकी है और ये सब तुम्हारी गलती है। दूसरी ओर फैंग जीन से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर जीन उसे सारी बातें बताने लगती है कि तुम्हारे बोलने पर मैंने ठीक वैसा ही किया, लेकिन वो लोगों ने बड़ी चालाकी से बॉडीगार्ड्स को मेरे पीछे रखा था और उन्हें सारी चीज़ें पता थी। यहाँ पर फैंग उसे काम डाउन करता है और उसे सोफा पर बिठाता है, लेकिन वो फटाक से उसके पेट में चाकू मार देता है और बोलने लगता है कि अगर तुम मर जाओगी तो किसी को सच्चाई का पता ही नहीं चलेगा। दूसरी ओर वो तीनों लोग आराम से बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पे उसका बेटा उसे बोलता है कि मैं सारी वेजिटेबल्स खाऊंगा, लेकिन आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना। फिर बाद में मिस्टर दाइलो को किसी का कॉल आता है जो उसे बोल रहा होता है कि जीन ने सुसाइड कर लिया। यहाँ पर रैंडन को शक जाता है कि जीन कभी सुसाइड तो कर ही नहीं सकती, तो फिर वो सोच में पड़ जाती है। यहाँ पर दूसरी ओर मिस्टर डाइलो अपने सेक्रेटरी से सारी बातें निकाल रहे होते हैं कि आखिर जीन ने कैसे सुसाइड किया और इसका पहला पता किसको चला। तो फिर वो उसे सब कुछ बताने लगता है। इसके बाद फिर रैंडन घर पर डर रही होती है
और उन्हें समझ आने लगता है कि ये सारी चीज़ें फैंग ने की है। यहाँ पर रैंडन घबरा जाती है क्योंकि वो डर रही होती है कि कहीं फैंग जिस तरीके से उसने जीन को मारा उस तरीके से वो उसकी मॉम को ना मार दे। और यहाँ पर ना चाहते हुए भी यहाँ पर रैंडन को कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ता है, जहाँ पर वो सभी को अपनी सारी सच्चाई बता देती है। लेकिन यहाँ पर रिपोर्टर उसी का साथ देते हैं और सभी लोग बोलने लगते हैं कि मोटा होना कोई बुरी बात नहीं है, हमें हमारी कोई भी बॉडी टाइप को पसंद करना चाहिए और खुद पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। और ये वीडियो शीन अपने फ़ोन में देख रही होती है और बहुत इरिटेट और गुस्सा हो चुकी होती है। दूसरी ओर उन्हें उनकी मॉम का एड्रेस मिल जाता है, जहाँ पे वो लोग जब उसे पिक करने जाते हैं तो उसका बिहेवियर कुछ भी अच्छा होता है। तो फिर रैनन उसे पूछने लगती है कि आखिर तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया है। तो फिर वो उसे बोलता है कि मैंने उन्हें डिसेबिलिटी का एक इंजेक्शन दिया है, मुझे माफ़ कर दो। ये सब घाई घाई में हो गया। यहाँ पर रैंडन बहुत गुस्सा हो जाती है और यहाँ पे उसकी मॉम को कोई भी चीज़ें याद नहीं होती। फिर वो लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो उसका बेटा पूछने लगता है कि ग्रैंडमा को क्या हुआ है। तो फिर रैंडन उसे समझाने लगती है कि ग्रैंडमा अभी बीमार है, वो थोड़े ही दिनों में ठीक हो जाएंगी। डिनर करते टाइम दाइलू को शीन का कॉल आता है तो उसे वहाँ पर जाना पड़ता है, जहाँ पर शीन जीन का वो वीडियो बता रही होती है, जहाँ पर जीन ने रैंडन के बारे में ऊट पटांग बातें बोली होती है। तो फिर शीन उसे बोलने लगती है अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी, जहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी और क्या पता वो वापस से सुसाइड कर ले। इसके बाद में जब रैंडन घर पर होती है तो फिर दाइलू की मॉम उससे मिलने आती है, जहाँ पर वो उसे कार्ड देती है और कुछ पैसे जिसके साथ वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। यहाँ पर रैंडन उसे समझाने लगती है कि मैं अब इतना तो अर्न कर ही लूँगी जहाँ पर मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाऊँ। यहाँ पर उसकी मॉम उसे बोलती है कि प्लीज़ मेरे बेटे को कभी छोड़कर मत जाना। तो रैंडन उन्हें दिलासा देते हुए बोलने लगती है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं दाइलू के साथ उसके पैसों के लिए नहीं बल्कि उसके प्यार के लिए हूँ। दूसरी ओर दाइलू का सेक्रेटरी उसे कॉल कर फैंग की डिटेल्स दे रहा होता है कि फैंग आजकल बहुत ड्रग्स करने लगा है और वो इस कंट्री से बाहर निकलने का प्लान कर रहा है। दूसरी ओर दाइलू अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसकी मॉम तो यहाँ पर पलट ही जाती है और बोलने लगती है कि तुम आखिरकार ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकती हो जिसके पास ऑलरेडी बच्चा हो, हम तुम्हारे लिए और भी अच्छी लड़की ढूंढेंगे। लेकिन दाइलू उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ पर उसकी मॉम को कुछ हार्ट अटैक सा आने लगता है और वो बीमार होने का नाटक करती है, जहाँ पर दाइलू को ना चाहते हुए भी अपने रूम में जाकर बैठना पड़ता है। फिर उसका भाई लियो वहाँ पर आता है और उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। यहाँ पर दाइलू लियो की फ़ोन की मदद से रैंडन को सारी बातें बताने लगता है और उसे टेंशन लेने से मना करता है। यहाँ पर दाइलू अपने भाई लियो के साथ एक बहुत अच्छा प्लान बनाता है ताकि वो शीन को हरा पाए और रैंडन से शादी कर पाए। यहाँ पर शीन उसकी मॉम से मिलने आ जाती है और उसकी मॉम उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है। साथ ही साथ में वो ड्रिंक में कुछ तो मिला देती है और उस ड्रिंक को वहीं पर रखकर चली जाती है, जिसके बाद वो ड्रिंक पीने के बाद में दाइलू की मॉम बेहोश हो जाती है और उन्हें फीवर आ जाता है और वो सब लोग डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उन्हें क्या हुआ है। दूसरी ओर दाइलू अपने भाई को सारी सच्चाई बोलता है कि रैंडन ने असल में सुसाइड नहीं किया है, उसके एक्स हस्बैंड ने उसे कार से टक्कर मारकर पानी में फेंक दिया था ताकि वो उसे जान से मार सके और उसे इंश्योरेंस के पैसे ले सके, और अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं उसका रिवेंज पूरा कर पाऊंगा। यहाँ पर फैंग की मॉम उससे बोलती है कि क्यों ना हम रैंडन से एक बार मिल ले। तो फैंग बोलता है कि मैं तो अब्रॉड जा रहा हूँ, आपको जो करना है आप करो, मुझे उससे ज़रा सा भी नहीं मिलना। दूसरी ओर हम शीन को वेडिंग ड्रेस ट्राई करते हुए देखते हैं। शीन और दाइलू का आपस में झगड़ा होने लगता है। इसके बाद में शीन और लियो एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर लियो से पूछने लगता है कि आखिर दाइलू में ऐसा क्या है तुम मुझे छोड़कर उसे शादी कर रही हो। तो फिर शीन उसे डिफरेंस बताने लगती है। यहाँ पर वो बोलने लगता है कि ठीक है, मैं मूव ऑन करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इसके पहले क्या हम हमारी लास्ट ड्रिंक पी सकते हैं। जहाँ पर वो लोग वाइन पीने लगते हैं और पास्ट की बातें याद करने लगते हैं और वो लोग बहुत सारे मेमोरी
मेमोरीज को रिकॉल करते हैं, साथ ही साथ अपनी स्कूल की बातें भी करते हैं। लेकिन शीन को अचानक से चक्कर सा आने लगता है और यहाँ पर हमें समझ आ जाता है कि उसकी ड्रिंक में कुछ तो मिलाया गया था। और यहाँ पर लियो उसका हाथ पकड़कर उसे माफ़ी मांगने लगता है और बोलने लगता है कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ रहा है। दूसरी ओर रैंडन शीन से मिलने जाती है और उसे बोलने लगती है कि भले ही तुम दाइलू से शादी कर रही हो, लेकिन उसने मुझसे ही प्यार किया है, तो फिर तुम खुद के लिए ही एक गड्ढा खोद रही हो जहाँ पर तुम्हारी लाइफ बहुत मिजरेबल बन जाएगी और तुम कभी भी खुशी से नहीं जी पाओगी। यहाँ पर शीनो से बोलने लगती है कि आज मेरा बहुत स्पेशल और बड़ा दिन है, तो मैं तुम जैसे लोगों के साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहती, क्योंकि एंड में तो मैं ही विनर हूँ और तुम लूज़र। इतने में ही रैनर उसके रूम में जाती है और उसका फ़ोन निकालकर पासवर्ड डालकर वो फ़ोटोज़ डिलीट करने लगती है और वो वीडियोज़ भी। इसके बाद में वहाँ की गार्ड आकर शीन को बुलाती है, लेकिन यहाँ पर तो मिस्टर दाइलू ने शादी कैंसिल ही कर दी होती है, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर शीनो से बोलने लगती है कि क्या तुम भूल गए हो उस एविडेंस के बारे में। जहाँ पर दाइलू बोलने लगता है कि क्या तुम मुझे वो एविडेंस बता सकती हो। तो फिर शीन बोलने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते और वो उसे शादी के लिए रुकाने का बहुत कोशिश करती है, लेकिन दाइलू वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। इसके बाद में नेक्स्ट सीन में हम फैंग और उसकी मॉम को देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम उसे जाने से मना कर रही होती है, लेकिन फैंग ज़बरदस्ती वहाँ से जा रहा होता है। तो उसकी मॉम उसे अपना ध्यान रखने के लिए बोलती है। इसके बाद में जैसे ही फैंग अपना मुंह छुपाकर भागने लगता है, वहाँ पर दाइलू और रैंडन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर वो बड़ी होशियारी में बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है, कि तुम्हारे पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है कि तुम प्रूफ कर सको कि ये सब मैंने किया है। जहाँ पर शीन से बोलने लगती है कि मुझे सब कुछ पता है कि किस तरीके से तुमने जीन को मारा है और कैसे तुम लोगों ने मुझे मारने का प्लानिंग किया, और इन सब का एविडेंस मेरे पास ही है। तो तुम एविडेंस की चिंता तो करो ही मत, क्योंकि एविडेंस की कमी मेरे पास बिल्कुल नहीं है। पुलिस को देने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। और यहाँ पर उन सब के बीच में आपस में झगड़ा होने लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसकी मॉम के घर पर कोई तो आया होता है जो उससे फैंग के बारे में पूछ रहा होता है। तो फिर उसकी मॉम उसे बोलती है कि एक बिजनेस ट्रिप पर अब्रॉड गया है, जहाँ पर वो आदमी हंसकर बोलने लगता है कि तुम्हारा बेटा तो भाग गया है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे ने मुझसे कितना बड़ा लोन लिया। यहाँ पर वो आंटी डर जाती है, जहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम एक एक करके तुम्हारे घर की सारी कीमती चीज़ ले लेंगे और अगर वो भी कम पड़ा तो तुम्हारा घर ही हड़प लेंगे। दूसरी ओर हम शीन और दाइलू को बात करते हुए सुनते हैं, जहाँ पर वो लोग उस जगह पे होते हैं जहाँ पर जीन की लाश को गाड़ा गया है। यहाँ पर वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तुम्हें पता भी है कि हम बचपन से कितने अच्छे दोस्त थे, मैं तुम्हें माफ़ भी कर देती, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। और ये सारी बातें बोल बोल कर रैंडन रोने लगती है और बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर बाद में दाइलू उसे संभालता है। फिर यहाँ पर दोनों आपस में अपनी मॉम के बारे में बात करने लगते हैं। तो फिर दाइलू से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब्रॉड से बहुत बड़े डॉक्टर को बुलाऊंगा जो तुम्हारी मॉम का इलाज करेंगे। दूसरी तरफ हम फैंग की मॉम को देखते हैं, जो रास्ते में से उठाकर पानी पी रही होती है और रैंडन उन्हें देख लेती है, जहाँ पर वो उसे अपने बेटे के बारे में सब कुछ बोलने लगती है कि किस तरीके से उसने चाल चढ़ी जिस वजह से मुझे रास्ते पर आना पड़ा और मेरी देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं है। यहाँ पर रैंडन उसे अपने साथ घर चलने के लिए बोलती है। दूसरी ओर रैंडन जब अपनी मॉम के साथ होती है तो उसकी मॉम को धीरे धीरे सारी चीज़ें याद आने लगती है और उसे ये चीज़ सुनकर बहुत अच्छा लगने लगता है। इतने में ही उसका बेटा वहाँ पर आ जाता है, जो बहुत खुश होता है कि आखिरकार उसकी ग्रैंड माँ को होश आ ही गया और उन्हें सारी चीज़ें याद आ गई है।
दूसरी ओर रैनन दाइलू की मॉम का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और उनकी देखभाल रोज करती है। यहाँ पर हम लियो और शीन को देखते हैं, जहाँ पर शीन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है और जानबूझकर वो अपने कपड़े नीचे कर रही थी। तो फिर लियो उसे ऐसा करने से मना करता है और यहाँ पर लियो को समझ आ जाता है कि शीन तो अब पूरी पागल ही हो चुकी है। दूसरी ओर नेक्स्ट डे हम शीन को ऑफिस में एक लड़की पर चाकू उठाते हुए देखते हैं और वो चिल्लाने लगती है। फिर वो रैनन को पकड़ लेती है और बोलने लगती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं उसे यहीं पर मार डालूंगी। फिर कैसे कैसे तो कर कर वो अपने आप को छुड़ा लेती है। और यहाँ पर दाइलू पुलिस को शीन को वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है, तो लियो शीन के सामने आकर उसकी मदद करने लगता है, जहाँ पर दाइलू उसकी आंखें खोलता है और उसे बोलने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से वो हमेशा कुछ ना कुछ कांड खड़ा कर देती है। तो फिर लियो साइड हट जाता है और पुलिस शीन को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में वो दोनों हॉस्पिटल में चले जाते हैं, जहाँ पर दाइलू से बोलने लगता है कि अच्छा हुआ हम डॉक्टर के पास टाइम पर आ गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें थोड़ी भी देरी हो जाती तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता। इसके बाद में दाइलू को लियो का कॉल आता है, जहाँ पर वो उसे बोलता है कि मॉम को होश आ गया है। और यहाँ पर वो जब अपनी मॉम के पास हो जाता है तो उसकी मॉम गुस्से में होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि शीन ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया है, लेकिन लियो ने ये सच्चाई किसी को पता ही नहीं। इसके बाद में रैंडन और दाइलू जब वॉक कर रहे होते हैं तो फिर दाइलू रैंडन को प्रपोज करता है, जहाँ पर वो उससे हाँ बोल देती है और हम सीधा उनके वेडिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर उनकी शादी हो रही होती है। और यहाँ पर रैंडन अपनी सारी पास्ट की बातें बताने लगती है अपने एक्सपीरियंस के बारे में, और इनकी शादी के साथ ये मूवी यहीं पर फाइनली ख़त्म हो जाती है।